अस्सलामुअलैकुम। गुरुदेव अभी अपनी चंद नाकामियों से बेखबर था। मसलन ये नहीं जानता था कि जिस नए अड्डे में उसने तमाम कार्टून छुपा कर रखे हैं, उसमें नकली दवाएं हैं। और उस नए खुफिया अड्डे में वो नादीदा पोरस को अपने साथ ले आया था। और पोरस उसकी एक कोठी तक पहुंच चुका था। सितम यह कि उसका एक हमशक्ल भाई तय खाने में मारा गया। और वहां बड़े ममालिक से ताल्लुक रखने वाली जितनी अहम दस्तावेजात थी उन्हें चुरा लिया गया। कई शहरों में उसकी कोठियां थीं। एक कोठी में पोरस पहुंच चुका था। फिर पोरस अपने एक मातियत को नादीदा बनाकर गुरुदेव के अंदर पहुंचाकर नताशा की मदद के लिए चला गया। गुरुदेव ने उस कोठी में आने के बाद मुलाजिम को बुलाकर खाना लाने के लिए कहा। फिर एक सोफे पर बैठकर मौजूदा हालात पर गौर करने लगा कि उसने अब तक क्या खोया है और क्या पाया है। उसने जो खोया था उसका पूरी तरह उसे इल्म नहीं था, और जो हासिल कर रहा था उसे मुतमईन और खुश था। खुश इसलिए था कि उसके ताबेदार जगन्नाथ शर्मा ने पहले पारस के खुफिया अड्डे से दवाएं चुराई थीं। फिर पोरस की तमाम तैयार करदा दवाएं बड़ी कामयाबी से चुरा लाया। टेलीपैथी की दुनिया में पारस और पोरस की जहानत और मक्कारियां मशहूर थीं। उनकी जेब से एक सिक्का निकाल लाना भी नामुमकिन समझा जाता था। जबकि गुरुदेव उनके खुफिया अड्डों से माल चुरा लाया था, ये कोई मामूली कामयाबी नहीं थी। ये भरपूर तरीके से जश्न मनाने वाली कामयाबियां थीं। मुलाजिम ने आकर कहा, मालिक मेज़ पर खाना लगा दिया है। वो सोफे से उठकर डाइनिंग टेबल पर आया। फिर उसने खाने के दौरान में शर्मा की बेटी लाजवंती से दिमागी राब्ता कायम किया। उसने पूछा, हेलो कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन डैडी से मेरा राब्ता नहीं हो रहा। मेरी ख्याल खोनी की लहरों को उनका दिमाग नहीं मिल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। किसी के भी दिमाग में उस वक्त जगह नहीं मिलती है जब वो मर जाते हैं। मैं उनकी ज़िंदगी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। वो खाने के दौरान में मुर्ग की रान से गोश्त नोच कर चबाते हुए बोला, आप वो प्रार्थना ना करना। भगवान कुछ ना कर सकेगा। तुम्हारा बाप मर चुका है। वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। गुरुदेव की बात गलत नहीं हो सकती थी। उसे बाप की मौत का यकीन आ गया। वो बोला, मैंने अपने आदमियों से कह दिया कि तुम्हारे बाप की लाश तुम्हारे घर पहुंचा दी जाए, ताकि तुम उसका अंतिम संस्कार कर सको। वो रोते हुए बोली, डैडी अच्छे सेहतमंद थे, फिर उनकी मौत कैसे हो गई? मैंने उसे गोली मार दी। वो रोते रोते अचानक खला में तकने लगी। वो लुकमा चबाते हुए बोला, तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। आइंदा दुश्मन उसके जरिए मुझ तक पहुंच सकते थे। शर्मा मेरे लिए खतरे का सिग्नल बन गया था। उसे हलाक करना जरूरी था। वो उसकी मामूला और ताबेदार थी। अपने गुरुदेव को गुस्सा नहीं दिखा सकती थी, हत्ता कि दिल में गालियां भी नहीं दे सकती थी। उसने सिर्फ इतना कहा, यह आपने क्या किया गुरुदेव? मुझे यतीम बना दिया। मैं इतनी बड़ी दुनिया में तनहा रह गई हूँ। मेरी सरपरस्ती में कोई तनहा और बेयार और मददगार नहीं रहता। मैं ख्याल रखूंगा, मगर अपने बाप की तरह गलती ना करना, वरना बाप के पास पहुंच जाओगी। लाजवंती रो रही थी। वो उसके दिमाग से निकल आया। एक लुकमा चबाते हुए सोचने लगा, हवेली के हालात मालूम करने चाहिए। हमारा छोटा वहां गया था। अब तक उसने मुझे वहां के हालात नहीं बताए हैं। पता नहीं वहां क्या कर रहे। उसने ख्याल खानी की प्रवास की। अपने हमशक्ल के दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसका दिमाग नहीं मिला। उसे हैरानी हुई तो वह लुकमा चबाते चबाते रुक गया। उसने दूसरी बार ख्याल खानी की प्रवास की। छोटे भाई के दिमाग तक पहुंचना चाहा, तब यकीन हो गया कि वो इस दुनिया में नहीं रहा है। वो बड़े मज़े से खा रहा था, अब खाना भूल गया। वो तय खाने के अंदर ड्यूटी देने वालों को हुक्म देना चाहता था कि वो तय खाने के प्राइवेट रूम में जाकर मालूम करें कि उनका गुरुदेव छोटा भाई कहाँ है और किस हालत में है। उसे फिर शौक पहुंचा। उसकी सोच की लहरों को उन दोनों गार्ड्स के दिमाग भी नहीं मिले, यानी वो भी मर चुके थे। उस हवेली में कोई ऐसा सलाहकार नहीं था जिसके दिमाग में जाकर वहाँ के सही हालात मालूम करता। वो खाना छोड़कर मेज से उठ गया। आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ जाते हुए सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? पहले 2 कार्टून की दवाएँ कोई ले गया, मैंने सब्र कर लिया, लेकिन किसी ने मेरे भाई को मार डाला। मैं कैसे सब्र करूँ? कौन उसे कत्ल कर सकता है? कौन बदबख्त हमारे मुकाबले पर आकर हमें नुकसान पहुँचा रहा है? वो एक कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। उसके 3 भाई थे, जिनमें से सबसे छोटा मारा गया, अब 2 रह गए थे। एक उससे छोटा और दूसरा बड़ा भाई था। वो तमाम भाई कुदरती तौर पर हमशक्ल थे, और उन तमाम का हुलिया एक जैसा था। उनके नाम अलग-अलग ना होते तो वो पहचाने ना जाते। उन्हें एक साथ किसी ने नहीं देखा था। वो मुख्तलिफ शहरों में रहते थे। अगर वो चारों एक साथ देखे जाते तो उन्हें देखने वाले हैरान रह जाते। बहरहाल उनमें से एक मर चुका था। गुरुदेव ने ख्याल ख्वानी के जरिए छोटे भाई को मुखातिब किया, शिवराज, मैं महाराज के पास जा रहा हूँ, तुम फौरन वहां पहुंचो, जरूरी बात है। वो सबसे बड़े भाई को महाराज कहते थे और ताबेदार की तरह अपने भाई महाराज के अहकामात की तामील किया करते थे। वो गुरुदेव बड़े भाई महाराज के दिमाग में पहुंच गया। दूसरा भाई शिवराज भी आ गया। भाई महाराज ने पूछा, क्या बात है? गुरुदेव ने कहा, बहुत दुख भरी खबर है। हमारा छोटा मारा गया है, किसी ने उसे कत्ल किया है। गुरुदेव से यह खबर सुनकर दोनों भाइयों को सदमा पहुंचा। वो चुप रहे, सदमे से कुछ न कह सके। फिर महाराज ने कहा, हमारा छोटा इस दुनिया से उठ गया। किसकी शामत आई है कि उसने हमारे छोटे को कत्ल करने की जुर्रत की है? गुरुदेव ने कहा, कुछ पता नहीं चल रहा है। तहखाने के दोनों गार्ड्स भी मारे गए हैं। कातिल कोई एक नहीं है। वो हवेली में अपने पूरे गैंग के साथ आया होगा। 2 कार्टून की दवाएं भी चुराई गई हैं। हवेली में जो कुछ होता रहा, गुरुदेव वहां की रुदात सुनाता रहा। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में छोटा भाई कैसे मारा गया और वहां क्या कुछ होता रहा, ये गुरुदेव नहीं जानता था। महाराज ने कहा, 4 नादीदा मातियतों के साथ जाओ
और छोटे की लाश लाकर अंतिम संस्कार करो। हम तीनों भाई उसकी चिता जलने तक नादीदा बनकर एक जगह शमशान घाट में रहेंगे, फिर एक दूसरे से दूर रहेंगे। इसी में हमारी बेहतरी है। हमारे दुश्मन भी हमारी तरह गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। मैंने दुश्मनों में अब तक एक डॉक्टर अन्नापूर्णा का नाम सुना है। वह हवेली के अंदर जाकर गुम हो गई थी। महाराज ने कहा, अभी हम किसी दुश्मन की बात नहीं करेंगे। छोटे का सदमा भारी है। पहले उसकी चिता जल जाने दो, फिर हम कुछ करेंगे। तुम हवेली में जाओ। गुरुदेव अपने 4 नादीदा मातियतों के साथ हवेली के अंदर आया। नताशा ने गठरी लेकर निकालते वक्त चोर दरवाजे को खोला था। उसे बंद करने का बटन नहीं दबाया था, इसीलिए वो खुला हुआ था। गुरुदेव ने तहखाने में जाकर 2 गार्ड्स के अलावा अपने छोटे भाई की लाश देखी। वह सदमे से उसके पास थोड़ी देर तक खड़ा रहा। उसके दोनों भाई शिवराज और महाराज उसके दिमाग में रहकर बड़े दुख से उसे देख रहे थे। गुरुदेव ने 3 मातहतों से कहा, छोटे की लाश यहाँ से ले जाओ, मैं अभी आऊंगा। 3 मातहतों ने नमूदार होकर उसकी लाश उठाई, फिर नादीदा बनकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद गुरुदेव ने तवज्जो से तहखाने को देखा तो उसे दोनों अलमारियां खाली नजर आईं। वो एकदम से चौंक कर ख्याल खानी के जरिए बोला, महाराज आप देख रहे हैं, दोनों अलमारियों के अहम दस्तावेजात वो दुश्मन ले गए हैं। हम तो लुट गए। महाराज ने कहा, इस तरह लुटने का गम है, लेकिन छोटे की मौत से ज्यादा गम नहीं है। अभी कोई बात ना करो, सब्र करो, वापस आ जाओ। वो वापस चला गया। छोटे के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी अपने मातहतों को दे दी गई। तीनों भाई नादीदा बनकर मौजूद रहे। सुबह होने तक छोटे की चिता जला दी गई। इसके बाद वो तीनों एक दूसरे से दूर चले गए। पोरस ने नताशा को अपनी एक खुफिया रिहाइशगाह में ले जाकर उसके जख्म की मरहम पट्टी कर दी। फिर ख्याल ख्वानी के जरिए उसके मातहत के दिमाग में रहा, जो नादीदा बनकर गुरुदेव के अंदर समाया हुआ था। उसके जरिए मालूम हुआ कि गुरुदेव के दूसरे 2 भाई भी उसके हमशक्ल हैं। उनमें से छोटे का नाम शिवराज है और सबसे बड़े भाई को वो इज्जत और एहतराम से महाराज कहते हैं। छोटे को चिता में जलाने के वक्त शिवराज और महाराज नादीदा बनकर आए थे, फिर चले गए। ये मालूम ना हो सका कि वो दोनों किस शहर में कहाँ रहते हैं, और जिसे अब तक गुरुदेव कहा जा रहा था उसका नाम धर्मराज था। महाराज ने ख्याल खानी के जरिए गुरुदेव धर्मराज से कहा, पोरस की खुफिया लेबोरेटरी से जो दवाएं लाई गई हैं उन्हें भी आजमाओ। गुरुदेव ने अपने एक मातियत को एक नादीदा बनाने वाली गोली का छोटा सा टुकड़ा दिया, फ्लाइंग कैप्सूल और एंटी टेलीपैथी दवा का कैन भी दिया। फिर कहा, यह गोली निकलकर यहाँ से 10 मील दूर फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए जाओ। वहां पहुंचकर ये एंटी टेलीपैथी दवा खुद पर स्प्रे करो। मैं तुम्हारे अंदर मौजूद रहूंगा। उसने हुक्म के मुताबिक गोली का नन्हा सा टुकड़ा निकल गया, लेकिन नादीदा ना हो सका। गुरुदेव के अंदर दोनों भाई थे, वह सब हैरान हुए। गुरुदेव ने उस मातियत से कहा, फ्लाइंग कैप्सूल को मुंह में रखकर परवाज करो। उसने कैप्सूल को मुंह में रखा, कुछ भी ना हुआ। वो कैप्सूल भी नादीदा बनाने वाली गोली की तरह नाकारा था। महाराज ने कहा, धर्मराज हम बहुत जबरदस्त धोखा खा रहे हैं। इस मातियत को उस नए खुफिया अड्डे में भेजो जहां पोरस से चुराई हुई तमाम दवाएं रखी गई हैं। वो मातियत हुक्म के मुताबिक उस नए अड्डे में गया। उसे कहा गया कि वह टेलीपैथी को आर्जी तौर पर खत्म करने वाली दवा खुद पर स्प्रे करे। उसने यही किया, एंटी टेलीपैथी दवा खुद पर स्प्रे की। गुरुदेव ने कहा, अब ख्याल खानी की परवाज करके मेरे दिमाग में आओ। वो बड़ी कामयाबी से ख्याल खानी की परवाज करता हुआ गुरुदेव के दिमाग में पहुंच गया। ये पता चल गया कि एंटी टेलीपैथी दवा भी नकली है। इसी मातियत से कहा गया कि वैन के पिछले हिस्से में जितने कार्टून रखे गए हैं वो उनमें से तमाम दवाएं निकाल कर इन्हें इस्तेमाल करे। वो यही करने लगा। कितने ही कार्टून की दवाएं निकाल निकाल कर इन्हें आजमाने लगा, और यह साबित होने लगा कि तमाम नादीदा बनाने वाली गोलियां, फ्लाइंग कैप्सूल और टेलीपैथी को खत्म करने वाली दवाएं नकली हैं। वह जितने भी कार्टून की दवाएं हैं वो सब नाकार हैं। महाराज ने कहा, मुझे पहले ही शुबा हो गया था। पारस से चुराए हुए कार्टून की दवाएं असली थीं, उन्हें कोई चुरा ले गया, और वो चुराने वाला जानता था कि बाकी तमाम दवाएं नकली हैं। शिवराज ने कहा, इससे पहले कि हमारे मातियत पोरस की खुफिया लेबोरेटरी में पहुंचते, असल दवाएं पोरस ने वहां से दूसरी जगह मुंतकिल कर दी और अपने मुखालफिन को धोखा देने के लिए वो नकली दवाएं रख दी, जिन्हें हमारे मातियत असली समझ कर ले आए। महाराज ने कहा, इस तरह ये बात समझ में आती है कि पोरस वहां नादीदा बनकर अपने मुखालफिन का इंतजार कर रहा था। जब शर्मा और दूसरे मातियत वो दवाएं उसकी लेबोरेटरी से लेकर जाने लगे तो वह शर्मा के अंदर समाकर हवेली के तहखाने में पहुंच गया। गुरुदेव ने कहा, महाराज अगर पोरस नादीदा बनकर शर्मा के अंदर समाया हुआ था तो फिर वो हमारे नए खुफिया अड्डे तक पहुंच गया होगा। मैंने वहां नमूदार होकर शर्मा को गोली मारी थी। उस वक्त क्या पोरस मेरे अंदर समाया हुआ नहीं होगा? तुम दुरुस्त सोच रहे हो। वो तुम्हारी असलियत मालूम करने के लिए तुम्हारे अंदर जरूर समाया होगा, बल्कि वो इस वक्त भी तुम्हारे अंदर मौजूद होगा। महाराज फिर तो मैं बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका हूँ। हाँ, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। पोरस बहुत चालबाज है। वो तुम्हारी असलियत मालूम करने की कोशिश करोगा। महाराज अब तो मैं सुकून से नहीं रह सकूंगा। आप काले जादू के जरिए बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। मुझे उससे निजात दिलाएं। तुम फिक्र न करो, हमारा एक भाई हमारी लालमी में मारा गया। अब कोई दुश्मन हम तीनों भाइयों तक नहीं पहुंच सकेगा। एक बार उसे वार्निंग दे दो। वो अपनी सलामती चाहता है तो तुम्हारे अंदर से निकलकर तुम्हारे सामने जाहिर हो जाए। गुरुदेव ने अपनी जुबान से कहा, पोरस मैं तुमसे मुखातिब हूँ। ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो कि साया बनकर मेरे अंदर समाकर मेरा भेद मालूम करते रहोगे। अगर चाहते हो कि तुम्हें जान से ना मारा जाए तो बाहर आओ और मेरे सामने हाजिर हो जाओ।
उसके जिस्म के अंदर और बाहर खामोशी रही। पोरस का मातियत उसके अंदर समाया हुआ था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। पोरस ने उस मातियत से कहा, इसकी धमकी में ना हो। जब तक मैं बाहर निकलने को ना कहूँ तब तक वहीं रहो। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा। पोरस दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। नताशा उसे कह रही थी, यूँ दिन रात दुश्मन के पीछे न पड़ो। पिछली तमाम रात जागते रहे हो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं आराम से सोने के लिए सोच रहा था, मगर अभी गुरुदेव ने धमकी दी है कि मेरा मातियत उसके अंदर से नहीं निकलेगा तो मारा जाएगा। वो तीनों भाई गैर मामूली सलाहियतें रखते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या करने वाले हैं। ऐसे तो कोई ना कोई बात होती रहेगी और तुम जागते रहोगे। ऐसा करो कि तुम सो जाओ, मैं उस मातहत के दिमाग में रहूंगी। अगर हमारी नाकामी और परेशानी की कोई बात होगी और हमारे मातहत को नुकसान पहुंचने वाला होगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। उल्टी बात कर रही हो, तुम जख्मी हो, तुम्हें आराम से सो जाना चाहिए। जख्म गहरा नहीं है, बहुत मामूली सा है, इसीलिए तो अब ख्याल ख्वानी करने लगी हूँ। अच्छा, वादा करता हूँ आधे घंटे के बाद सो जाऊंगा। ठीक है, जब जाग ही रही हूँ तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब जख्मी होने के बायस मेरी तवानाई कमजोर हो गई थी तो तुमने मेरे चोर ख्यालात क्यों नहीं पड़े। मैंने तुम्हें बहन बनाया है, तुम पर अंधा एतमाद करता हूँ, फिर तुम्हारे दिमाग में घुसकर जासूसी क्यों करूँ। तुम बहुत अच्छे हो, जुबान के धनी हो। तुमने कसम खाई थी कि मेरे बुरे वक्त पर काम आओगे और तुमने अपनी कसम पूरी की। हवेली में उस नादीदा दुश्मन से मुझे बचा लिया। तुम ना होते तो शायद वो मुझे जिंदा ना छोड़ता, या मेरे अंदर समाकर तुम्हारे पास पहुंच जाता। हमने एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लिया है, इसी तरह हमेशा एक दूसरे के काम आते रहेंगे। मैं बहुत देर से एक बात कहना चाहती हूँ, मगर तुम मसरूफ थे। मैं तुमसे बहुत मुतासिर हो गई हूँ और तुम्हें सगे भाई की तरह जाने लगी हूँ, इसलिए एक बात तुमसे नहीं छुपाऊंगी। पहली बार तुम्हारी मदद करने और पारस से तुम्हें बचाने से पहले मैं तुमसे फ्रॉड कर रही थी। कैसा फ्रॉड? तुम्हें फांसने के लिए मैंने रोशना को तुम्हारे पास भेजा था। रोशना दरअसल मेरी छोटी बहन नतालिया है। मैंने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसे इस कदर हसीन और पुरकशिश बना दिया कि तुम उसके दीवाने हो गए। तुम मुझ पर इस कदर एतमाद करने लगे कि मेरे चोर ख्यालात से भी मेरे झूठ और फरेब को समझना नहीं चाहा। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे चोर ख्यालात नहीं पढ़े। तुमने खुद ही सच कहकर मुझे ये यकीन दिला दिया कि मैं तुम पर अंधा एतमाद करके गलती नहीं कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि जिस रोशना का मैं दीवाना हूँ वो तुम्हारी बहन है। अब उसे रोशना नहीं, नतालिया कहो। हम गुरुदेव से निमट कर नतालिया को पारस के शिकंजे से निकालेंगे। मैं उसे पारस के शिकंजे से निकालने के लिए नफसियाती चाल चल रहा हूँ। ये जानता हूँ कि वो मुंबई वाले मेरे बंगले में खैरियत से होगी। चुपचाप उसके दिमाग में जाकर उसके ख्यालात पढ़ लेता हूँ। पारस मुंतजिर रहता होगा कि शायद मैं नतालिया के दिमाग में आऊँगा या उसे किसी तरह इस बंगले से निकाल कर ले जाऊँगा, और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, पारस को मायूस कर रहा हूँ। इसी तरह मायूस करते करते ऐसी चाल चल जाऊँगा कि वो नतालिया को ढूंढता रह जाएगा। मुझे यकीन है तुम मेरी बहन को उसकी कैद से निकाल लाओगे। अच्छा, अब मैं ज़रा अपने मातहत की खबर लूँ। गुरुदेव ने उसे धमकी दी थी। वो उस मातहत के दिमाग में पहुंचा। पता चला कि वो कुछ बेचैनी सी महसूस कर रहे। पोरस ने पूछा, क्या बात है? वो बोला, मेरे जिस्म के कई हिस्सों में ऐसी तकलीफ हो रही है जैसे कोई सुइयां चुभ रहा हो, और ये चुभन जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी फैलती जा रही है। इसका मतलब है काला जादू किया जा रहा है तुम्हारे नाम का पुतला बनाकर। उस पुतले में सुइयां पेवस्त की जा रही हैं और इन सुइयों की चुभन तुम्हें महसूस हो रही है। बेहतर यह है कि तुम इसके अंदर से निकलकर फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए दूर चले जाओ। इतनी देर में चुभन इतनी शिद्दत से हो गई कि वो कराहता हुआ उसके जिस्म से बाहर निकलने पर मजबूर हो गया। गिड़गिड़ाते हुए पोरस से बोला, मुझे बचाओ, किसी तरह बचाओ। तुम खुद ब खुद इसके जिस्म से बाहर निकल आए हो। तुम पर काले जादू का असर हो रहा है। इससे पहले कि इसका काला जादू पूरी तरह हावी हो जाए, वहां से फरार हो जाओ। तुम नादीदा बने हुए हो। सिर्फ कैप्सूल मुंह में रखकर वहां से प्रवास करते हुए चले आओ। वह तकलीफ से कराते हुए बोला, मुझे मतली हो रही है। वो उबकाइयां लेने लगा, जैसे क्या करना चाहता हो, जबकि वो किसी तरह भी बीमार नहीं था। सुइयों की चुभन उसे बीमार बना रही थी। इससे पहले कि वो जेब से फ्लाइंग कैप्सूल निकालता, अचानक क्या हो गई। क्या करते ही वो गोली बाहर आ गई और वो नमूदार हो गया। उसे देखते ही गुरुदेव ने उसे एक ठोकर मार दी। मुलाजिम को बुलाकर कहा, वहां से वो गोली उठाकर टॉयलेट के कमोड में डाल दो। मुलाजिम कह की गलाजत से वो गोली उठाकर ले गया। अब ये अंदेशा नहीं रहा था कि वो दोबारा गोली निकलकर नादीदा हो सकेगा। गुरुदेव ने उसकी जेबों की बल्कि पूरे लिबास की तलाशी ली। सिर्फ एक फ्लाइंग कैप्सूल बरामद हुआ। महाराज ने उसके ख्यालात पढ़कर गुरुदेव से कहा, धर्मराज, ये पोरस नहीं है। इससे पहले कि पोरस या उसका कोई दूसरा मातियत नादीदा रहकर तुम्हारे जिस्म के अंदर आए, तुम नादीदा हो जाओ। उसने फौरन ही बड़े भाई की हदायत पर अमल किया और नादीदा हो गया। उस मातियत के अंदर पहुंचकर बोला, पोरस, तुम यकीनन अपने मातियत के अंदर मौजूद हो। ये मंजर देखो और इसे सबक की तरह याद रखो कि हम सिर्फ टेलीपैथी तनवीमी अमल नहीं जानते। हमारे पास सिर्फ नादीदा बनाने वाली गोलियां, फ्लाइंग कैप्सूल और एंटी टेलीपैथी दवा ही नहीं है। इन सब के अलावा काला जादू भी है, जिसके जरिए हम कांटे को हाथ भी नहीं लगाते और कांटा खुद ब खुद हमारे पांव से निकल जाता है। पोरस ने कहा, मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ। तुमसे पहले नीलमा नामी एक खतरनाक औरत का काला जादू देख चुका हूँ, और ये जानता हूँ कि जो लोग मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं उन पर काला जादू असर तो करता है, लेकिन वो अपनी कुव्वत इरादी से बच निकलते हैं। हमने नीलमा का नाम सुना है, तुमने हमारे बड़े भाई महाराज का नाम नहीं सुना होगा। मैं सिर्फ काले जादू का नाम जानता हूँ, और काला दिल रखने वाले ऐसा करते हैं।
लिहाजा अपने बड़े भाई को काला महाराज कहता हूँ। तुम्हारे नसीब अच्छे हैं। अगर तुम्हारे मातहत की जगह तुम मेरे अंदर होते तो महाराज तुम्हें उस मातहत की तरह मेरे कदमों में गिरा देते। मेरा एक मशवरा है कि किसी को चैलेंज ना किया करो। जो करना है कर गुजरो, जैसा कि कल से अब तक होता है। जरा हिसाब करो कि कल से तुमने क्या खोया है और क्या पाया है। तुमने हमारी लाइलमी में हमारे एक भाई को हलाक किया है। तुम इसका बहुत बुरा नतीजा देखोगे। तुम फिर चैलेंज कर रहे हो, पहले गुजरे हुए हालात को समझो। कल से हवेली में सिर्फ हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, कोई तीसरा भी था। उसने मुझे भी तुम्हारी तरह नुकसान पहुंचाया है। मेरी तैयार करदा तमाम असली दवाएं ले गया और नकली दवाएं तुम्हारी हवेली तक पहुंचा दी। और बड़े बड़े ममालिक से ताल्लुक रखने वाले जितने राज थे उन सब की फाइलें, वीडियो फिल्में और माइक्रो फिल्में तय खाने से ले गया। हम कैसे यकीन करें कि हमारे अलावा हमारा और भी कोई दुश्मन हवेली में था। यकीन ना करो लेकिन तहकीकात तो कर सकते हो। ये भी नहीं करोगे तो फिर बड़े नुकसानात उठाने के बाद अकल आ जाएगी। चलो हम फर्ज कर लेते हैं कि वहां हमारा कोई दूसरा दुश्मन भी था। फिर तो तुम जानते होगे कि वो कौन है। इब्तदा से मेरे और पारस के दरमियान ठनी हुई है। मैंने पहली बार जो दवाएं तैयार की थी उन्हें पारस ले गया। मैं अभी यकीन से नहीं कह सकता कि दूसरी बार भी पारस मेरी दवाएं ले गया है, क्योंकि जिस डॉक्टर अन्नापूर्णा के जरिए मैंने वो दवाएं तैयार कराई थी वो बहुत पुरस्कार साबित हो रही है। हाँ, एक डॉक्टर अन्नापूर्णा उस हवेली में दाखिल हुई थी, फिर वहां से बाहर नहीं निकली। जिस पुलिस अफसर की इजाजत से हवेली के अंदर गई थी उस अफसर को भी दोबारा नजर नहीं आई। क्या तुमने डॉक्टर अन्नापूर्णा के चोर ख्यालात पढ़े? मैं नादान नहीं हूँ। मैंने दवाओं के फार्मूलों की नकल उसके हवाले करने और उसे खुफिया लेबॉर्ट्री में पहुंचाने से पहले उसके ख्यालात भी पढ़े। उस पर तनवीमी अमल भी किया था और उसके खानदान की पूरी हिस्ट्री मालूम की थी, लेकिन वो एक गैर मामूली दिमाग रखने वाली औरत है। उस पर तनवीमी अमल का असर नहीं हुआ और उसके चोर ख्यालात मुझे धोखा देते रहे। कैसा अजीबोगरीब दिमाग किसी इंसान का हो सकता है। ऐसा पारस का दिमाग है, लेकिन यहाँ एक डॉक्टर का मामला है। मैंने बहुत सोचा कि वो अन्नापूर्णा कौन हो सकती है। मेरी समझ में एक ही बात आती है कि नीलमा आत्मा शक्ति के जरिए डॉक्टर अन्नापूर्णा बनकर मुझे धोखा देती रही है। गुरुदेव ने कहा तुम्हारी बातें कुछ समझ में आ रही हैं, हम इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। अगर वो नीलमा होगी तो हमारे महाराज उससे निमट लेंगे। लेकिन तुमने हवेली में आकर हमसे दुश्मनी क्यों की? यह सवाल मुझे करना चाहिए। तुम लोगों ने मेरी खुफिया लेबॉर्ट्री से दवाएं चुराकर मुझे अपना दुश्मन क्यों बनाया? हमें गैर मामूली दवाएं आसानी से हासिल हो रही थी और मुझे अपनी दवाएं हासिल करने का हक था। इसके लिए हवेली जाना पड़ा। जब दुश्मनी और जंग होती है तो ये नहीं देखा जाता कि सिर्फ आलयकार मारे जा रहे हैं या उनके साथ तुम्हारा भाई भी मारा जा रहा है। क्या तुम तस्लीम करते हो कि तुमने हमारे भाई को हलाक किया है? यकीन करो या ना करो, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे भाई को हलाक नहीं किया है। पोरस ने झूठी कसम नहीं खाई थी। उसने गुरुदेव के भाई को हलाक नहीं किया था, उसे नताशा ने गोली मारी थी। गुरुदेव ने कहा हम इसकी भी तहकीकात करेंगे। क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हारी लेबॉर्ट्री से जितनी दवाएं लाए थे वो सब नकली और नाकारा साबित हुई हैं? ये पोरस के लिए नई और चौंका देने वाली बात थी। उसने बेयकीनी से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुमने वो तमाम दवाएं आजमाई हैं? मैं आजमाने के बाद ही कह रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है कि डॉक्टर अन्नापूर्णा ने दवाएं तैयार करने के सिलसिले में भी तुम्हें धोखा दिया है। पोरस ने कहा, नीलमा के पास आत्मा शक्ति और गैर मामूली सलाहियतें हैं, लेकिन उसके पास नादीदा बनाने वाली गोलियां, फ्लाइंग कैप्सूल और एंटी टेलीपैथी दवा नहीं है। उसने मेरी लेबॉर्ट्री से यह ज़रूरत पूरी की है। तुम्हारी बातें दिल को लग रही हैं। हम नीलमा को तलाश करेंगे और सदाकत मालूम करेंगे। तुम्हारे मातियत के दिमाग में रहकर तुमसे गुफ्तगू हुई और कुछ मालूमात भी हासिल हुई। अब जाओ, तुम्हारे मातियत को गोली मारी जा रही है। पोरस ने कहा, वो एक मातियत है, उसे मारकर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकोगी। उसकी जान बख्शने में तुम्हारा फायदा है, वरना खून का बदला खून होता है। तुम एक मारोगे, मैं तुम्हारे 10 मार गिराऊंगा। तुमने थोड़ी देर पहले मुझे मशवरा दिया था कि किसी को चैलेंज ना करो और तुम खुद ही कर रहे हो। मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ। गोली चलने की आवाज़ आई। फिर मौत के सन्नाटे के साथ पोरस की सोच की लहरें वापस आ गईं। उस मातियत के मुर्दा दिमाग में कुछ नहीं रहा था। ख्याल खोने के दौरान में नताशा भी पोरस के साथ थी और उनकी तमाम बातें सुनती रही थी। वो दोनों दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गए। नताशा ने कहा, तुमने जो वादा किया था आधे घंटे बाद सो जाओगे। देखो, पौने 2 घंटे गुजर रहे हैं। गुरुदेव से फिर कभी बातें हो सकती हैं। हाँ, इन बातों का एक फ़ायदा ये हुआ कि मैंने गुरुदेव के काला जादू जानने वाले भाई महाराज को नीलमा के पीछे लगा दिया है। ऐसी चालें बाद में चली जा सकती थी। अब कोई बात ना करो। अपनी बहन की बात मानकर आंखें बंद करो, दिमाग को ज़रूरी हदायत दो और सो जाओ। पोरस उसे मोहब्बत से देखकर मुस्कुराया। उसने आंखें बंद करके अपने दिमाग को ज़रूरी हदायत दी। इसके बाद गहरी नींद में डूबता चला गया। नताशा ने वहां से उठकर कमरे से बाहर आकर दरवाजे को बंद कर दिया, फिर दूसरे बेडरूम में आकर लेट गई। उसे भी नींद आ रही थी, लेकिन उसने पहले अपनी बहन नतालिया के दिमाग में झांक कर देखा। वो साली बंगले में खैरियत से थी। पारस ने उसे वहां पहुंचाने के बाद कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, और ये शायद इसलिए कि पारस को नतालिया से नहीं पोरस से दिलचस्पी थी। उसके मातियत यकीनन नतालिया के दिमाग में छुपे रहते होंगे और पोरस का इंतजार करे होंगे। फिलहाल नताशा को यह इत्मीनान था कि बहन खैरियत से है। वो भी आंखें बंद करके दिमाग को हदायत देकर सो गई।
बिली डोना ने उस मंदिर में नीलिमा को नंदा रानी के रूप में पहचान लिया था। पहले तो उसने नंदा रानी को देखकर समझा था कि वो शीतारा है। फिर याद आया कि शीतारा का जिस्म चिता में जलकर राख हो गया था, लिहाजा नंदा रानी उसकी हमशक्ल है। बिली ने खतरा महसूस करके इस मंदिर से दूर किसी शहर में जाने की 2 बार कोशिशें की, लेकिन दोनों बार वो रास्ते से भटककर इसी मंदिर के सामने पहुंच गई। इस तरह और भी यकीन हो गया कि नीलिमा की आत्मा नंदा रानी के अंदर समा गई है। उसने तीसरी बार वहां से फरार होने की कोशिश की। चंद औबाश किस्म के नौजवान उसे अगवा करके ले जा रहे थे। उन्हें शुबह हुआ कि बिल्ली डोना जादू जानती है। एक जवान ने उसके सर पर जरब लगाकर इसे बेहोश कर दिया। वो रात गुजर गई। दूसरी सुबह बिल्ली की आंख खुली तो वो इसी मंदिर के सामने थी। उसकी गफलत के दौरान में नीलिमा ने उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना लिया। सुबह होते उस मंदिर के दरवाजे को खोल दिया जाता। वहां की औरतें और मर्द पूजा के लिए वहां आए थे। वह दरवाजा दोपहर 2 बजे से दूसरी सुबह तक बंद रहता और वो वहां तन्हा तपस्या करने में गुम हो जाती। योगा का कोई आसन जमाने के बाद आत्मा उसके जिस्म से निकल जाती। वैसी पूजा या तपस्या थी कि उसे वही जानती थी। लेकिन इस दौरान में जब बिली डोना उसकी मामूला और ताबेदार बन गई, तो उसे इतना तो मालूम हुआ कि तपस्या के दौरान में वो भी मंदिर के बाहर की दुनिया से बेखबर नहीं रहती है। उसने बिली डोना को पहचान कर उसे बार बार मंदिर से दूर जाने से रोका, फिर उसे अपनी दासी बना लिया। सुबह नीलिमा मंदिर से बाहर आई तो बिली डोना ने आगे बढ़कर उसके पांव छूकर उसके सामने सर झुका लिया। नमस्ते करने के अंदाज में दोनों हाथ जोड़े नीलिमा ने कहा, मेरे साथ आओ। वह नंदा रानी के बाप रामू की झोंपड़ी में आई। उसके अंदर आने से रामू और उसकी बीवी झोंपड़ी से बाहर चले आते थे, ताकि नीलिमा को तन्हाई में सुकून से नींद आए। अभी उसका एक बड़ा शानदार महल तामीर के आखिरी मरहले पर था। फिर वो झोंपड़ी से महल में चली जाती। उसने झोंपड़ी के दरवाजे को अंदर से बंद करके बिल्ली से कहा, यहाँ 2 कमरे हैं। तुम एक कमरे में आराम करो। यहाँ बैठने और सोने के लिए सिर्फ चारपाई है। जब तक तुम्हें नींद ना आए तुम ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम करने की कोशिश करो कि पारस और पोरस कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। मैंने अपने अमल से तुम्हारे दिमाग के चोर हिस्से को लॉक कर दिया है। कोई भी तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारे चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकेगा और ये मालूम नहीं कर सकेगा कि तुम यहाँ मेरे पास हो। वो बिली डोना को उस कमरे में छोड़कर दूसरे कमरे में सोने चली गई और उस कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। बिल्ली एक चारपाई पर आकर बैठ गई। उसने पहले पारस से राब्ता किया, फिर कहा, सांस ना रोकना, मैं बिल्ली डोना हूं। मैं सांस नहीं रोकता, अभी मुझे जिंदा रहना है। मेरा मतलब है सांस रोककर मुझे अपने दिमाग से ना निकालो। तुम तो जहां भी जाओगी निकाली जाओगी। ये बताओ किस जरूरत से आई हो। मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की, इस पर कितनी शर्मिंदा हूं ये मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकूंगी। चलो कोई बात नहीं। पुरानी कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये भी पुरानी कहावत है कि नागिन को दूध पिलाओ तब भी वो डसना नहीं छोड़ती। फॉर गॉड सेक मुझे नागिन ना कहो, मैं बहुत पछता रही हूँ। तुम एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे मिलो। मैं तुम्हें अपनी सच्चाई का यकीन दिलाऊंगी। तुम यकीन नहीं करोगे तो तुम्हारे सामने जान दे दूंगी। मेरे सामने आकर जान देना जरूरी नहीं। तुम जहां हो वहीं जान दे दो, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करने वाला नहीं हूं। तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। तुम्हारा दिल तोड़ने से मेरी घरवाली खुश होगी कि अब मैं किसी हसीना से दिल नहीं लगाता हूँ। तुम्हें तो पता है कि अल्पा मेरी घरवाली है। मुझसे लाख दुश्मनी कर लो मगर तुम इतने फराक दिल हो कि किसी के भी बुरे वक्त में काम आते हो। पिछली रात मैंने तुमसे कहा था कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो, मगर तुम मुझसे इस कदर नाराज हो कि अपनी फराक दिली भूल गए हो। मैं इतनी देर तुमसे बातें करके आजमा रहा था, तुम वाकई पछता रही हो। मेरे साथ जो बेवफाई की थी उस पर शर्मिंदा हो। मैं तुम्हें दिल से माफ कर रहा हूँ। वो खुश होकर बोली, क्या सच कह रहे हो? मैं तुमसे तन्हाई में मिलूंगा तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। मुझे बताओ कहाँ मिलोगे? तुम मुंबई का वो बंगला जानती हो जहाँ पोरस तुम्हें ले गया था। फिर मैंने और पोरस ने एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए अपनी अपनी डमी भेजी थी। हाँ मैं वो बंगला जानती हूँ, लेकिन इससे हमें क्या लेना है? वो तो पोरस का है। बेशक वो पोरस का है, लेकिन जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी। तो मेरी तुम्हारी मुलाकात ज़रूर होगी। मुझे क्या करना चाहिए? तुम क्या चाहती हो? मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाओ और पोरस को वहाँ मुलाकात के लिए बुलाओ। मैं भी वहाँ पहुँचूंगा। तुम दोनों चालाक हो, कभी खुद नहीं आओगे, पहले की तरह अपनी अपनी डमी को भेजोगे। फिर दवाएं स्प्रे करोगे और पहले की तरह मैं फिर टेलीपैथी से महरूम हो जाऊंगी। ये तुम जानती हो कि पोरस के पास टेलीपैथी को खत्म करने वाली दवा नहीं है। वो ये दवा दूसरी बार बना चुका है और दूसरी बार भी धोखा खा चुका है। कोई उसकी तमाम दवाएं चुरा कर ले गया है। वो दवाएं किसने चुराई हैं ये अब तक मालूम ना हो सका। वो मुझ पर शुबा कर रहा है। तुम मुझे मुलाकात के लिए जिस बंगले में बुला रहे हो वहां पोरस जरूर आएगा। वो बंगला ना सही, मैं जहां भी तुम्हें बुलाऊंगा वहां मेरी शर्त यही होगी कि तुम पारस को वहां किसी तरह बुलाओ। अगर पोरस उस बंगले में ना आना चाहे तो कहना कि तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है। जहां जाती हो किसी मुसीबत में पड़ जाती हो, इसलिए तुम उसी बंगले में छुप कर रहोगी। वो इनकार करे तब यही कहना कि तुम जरूर उस बंगले में रहोगी। पारस इसलिए बिली नोना को वहां आकर रहने के लिए कह रहा था कि पोरस की महबूबा रोशना या नतालिया वहां थी। वो 2 औरतों को एक जगह पहुंचाकर फसाद बर्पा करना चाहता था। उसका अंदाजा था कि पोरस नतालिया के दीवाना है। बिली नोना वहां जाएगी तो दुश्मनी में नतालिया को नुकसान पहुंचाना चाहेगी
और पोरस उसे ऐसा करने नहीं देगा। पोरस मेरे पास आएगा तो तुम दवा ज़रूर स्प्रे करोगे। इस दवा से मुझे भी नुकसान पहुंचेगा। अभी तुम दावे कर रही थी कि मेरे लिए जान दे सकती हो। क्या 12 घंटे के लिए मेरी खातिर टेलीपैथी से महरूम नहीं हो सकती? मैं तुमसे मिलने के लिए ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन पोरस से निपटने के लिए तुम नहीं आओगे, तुम्हारी डमी आएगी। पोरस पर काबू पाने के बाद मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। इस तरह आजमाऊंगा कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हो। मैं तुमसे अपनी वफादारी साबित करूंगी। अभी पोरस के पास जाकर मालूम करूंगी कि मेरी बात मानकर उस बंगले में मुझसे मिलने आएगा या नहीं। वो आए या ना आए, तुम उस बंगले में ज़रूर जाओ। मैं ज़रूर जाऊंगी। अभी पोरस के पास जा रही हूँ। वो पारस के दिमाग से निकल आई। उसे अपने अंदर नीलिमा की आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, पारस इस बात पर इसरार कर रहे कि तुम्हें उस बंगले में जाना चाहिए। उस बंगले में ज़रूर कोई खास बात है। पोरस की कोई कमज़ोरी वहाँ है। तुम समझ लो कि तुम्हें वहाँ लाजमन जाना है। अब पोरस से राब्ता करो। वो राब्ता करने के लिए पोरस के दिमाग में पहुंची तो वो नींद से चौंक गया। आंख खुलते ही सांस रोक ली। बिल्ली डोना ने दूसरी बार आकर कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम बेवक्त सो रहे हो। पोरस ने कहा, मैं अपने काले कार के दिमाग में तुम्हें पहुंचा रहा हूँ। तुम उसके अंदर रहकर गुफ्तगू कर सकती हो या फिर मुझे अपने दिमाग में आने दो। वो बोली, तुम मेरे दिमाग में आ सकती हो। वो जानती थी कि वो उसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकेगा। नताशा ने पोरस से कहा था कि वो आराम से नींद पूरी करे और उसने अपने दिमाग को 6 घंटे तक सोने की हदायत की थी, लेकिन 5 घंटे के बाद ही बिल्ली डोना की आमद के बायस वो बेदार हो गया। उसने बिल्ली के दिमाग में आकर पूछा, मेरे दिमाग में आना क्या ज़रूरी था? मैं पिछली रात भी आई थी, लेकिन तुमने मसरूफियत का बहाना करके टाल दिया। मैंने तुम्हारी खातिर पारस को छोड़ दिया। अब बेयारो मददगार होकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? तुम टेलीपैथी जानती हो, बेहतरीन फाइटर हो। अपने लिए कहीं भी जगह बना सकती हो। मैं तुम्हारे बंगले से निकलने के बाद महफूज पनाहगाह तलाश करती रही। कुछ अरसे महफूज रही, फिर खतरा महसूस करके इधर उधर भटक रही हूँ। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? अब तो मैं पारस के आदमियों को ख़त्म कर चुकी हूँ। अब तो वो मेरे दिमाग में नहीं आ सकेगा। तुम पहले की तरह मुझे अपने पास बुलाकर रख सकते हो। मैं ऐसे हालात से गुजर रहा हूँ कि तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकूंगा। तुम्हें किसी महफूज जगह पहुंचा दूंगा। महफूज जगह और क्या हो सकती है? मैं उसी मुंबई के साली बंगले में रहने चली जाऊंगी। वो जल्दी से बोला, हरगिज़ नहीं, उस बंगले में ना जाना। मैंने उसे लॉक कर दिया है और उसे लॉक करके चंद दुश्मनों को धोखा दे रहा हूँ। तुम मेरी मजबूरी समझो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी हर मजबूरी को समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे मौजूदा हालात ऐसे हैं कि तुमसे मिल नहीं सकता। तुम मुझे टाल रहे हो। मैं ऐसी नादान नहीं हूँ कि तुम्हारे कतराने के अंदाज को समझ ना सकूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद ही कोई महफूज पनाहगाह तलाश कर लूंगी। उसने सांस रोक ली। पोरस ने अपनी जगह हाजिर होकर सोचा, वाकई वो बेयार मददगार है। मैं उससे गुफ्तगू के दौरान में उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था। वो किसी गरीब आदमी की झोंपड़ी में छुपी हुई है। अगर उसकी नीयत में खोट होता तो वो मुझे अपने दिमाग में नहीं आने देती। उसे अंदेशा रहता कि मैं उसके झूठ और फरेब को समझ लूंगा, लेकिन वो कोई चालाकी नहीं दिखा रही है। उसने मेरे लिए दिमाग का दरवाज़ा खोल दिया था। पोरस में ये खूबी थी कि वो अपने साथ वफा करने वालों के काम आता था। उसने तय कर लिया कि वो जल्द ही बिल्ली डोना के लिए कुछ करेगा। नीलमा ने बिल्ली से कहा, पोरस ने मुंबई के उस बंगले में तुम्हें जाने से मना किया है। वहां ज़रूर कोई अहम बात होगी। तुम किसी कार वाले से लिफ्ट लेकर अभी मुंबई के उस बंगले में जाओ। बिल्ली ने उसके हुक्म की तामील की। उसी वक्त झोंपड़ी से निकलकर तेजी से चलती हुई सड़क के किनारे आई। वहां से हर 6 घंटे बाद एक बस गुजरती थी, लेकिन वो इतना वक्त ज़ाया नहीं कर सकती थी। हसीन थी, जवान थी और पुरकशिश भी। उसे देखकर कार वाले खुद ही लिफ्ट देने के लिए रुक सकते थे और ऐसा हो रहा था। उसके सामने से गुजरने वाली कारों की रफ्तार ऐसे सुस्त पड़ जाती थी जैसे वो रुकने वाली हों, लेकिन उन कारों में बैठी हुई उनकी बीवियां या फैमिली के दूसरे अफराद होते थे। उनकी मौजूदगी में ऐसी हसीना को लिफ्ट देकर वो रोमांटिक नहीं हो सकते थे। फिर एक कार आकर उसके सामने रुकी। इसमें एक अधेड़ उम्र का शख्स बैठा हुआ था। उसने खिड़की से सर निकालकर पूछा, अकेली हो? कहाँ जाना है? वो बोली, लंबा सफ़र है, मुंबई जाना चाहती हूँ। मेरे साथ चलोगी तो सफ़र मुख्तसर हो जाएगा। मैं तुम्हें मुंबई तक पहुंचा दूंगा। वो दूसरी तरफ घूमकर आई। कार का दरवाज़ा खोलकर इसमें बैठ गई। फिर वो कार वहां से चल पड़ी। उसने पूछा, तुम अकेली मुंबई जा रही हो? हाँ, अपने जवान भाई की तलाश में जा रही हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप उसके लिए परेशान रहते हैं। तुम्हारा भाई घर छोड़कर क्यों चला गया है? उसे फिल्मों में एक्टिंग करने और हीरो बनने का शौक है। वो मुंबई के तमाम फिल्मी स्टूडियो में धक्के खाएगा। वो बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि तुम मुझे मिल गई। मैं फिल्म इंडस्ट्री का एक मशहूर फिल्म साज हूँ। मेरी कई फिल्में सुपरहिट हो चुकी हैं। अब मैं नई फिल्म के लिए एक नई हीरोइन की तलाश में हूँ। फिर तो आप मेरे भाई को इंडस्ट्री में ढूंढ निकालेंगे। तुम उसका नाम और तस्वीर बताओ, कल सुबह उसे तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। तुम कहोगी तो उसे फिल्म में एक अच्छा सा रोल दे दूंगा। वो बोली, आप तो हमारे लिए देवता साबित हो रहे हैं। भाई भी मिल जाएगा, उसका फिल्म में काम करने का शौक भी पूरा हो जाएगा और मेरे माँ बाप को भी इत्मीनान रहेगा कि वो रोजगार से लग गए। मेरी एक बात मान लेने से तुम्हारा सब काम हो जाएगा। आप कौन सी बात मनवाना चाहती हैं? मेरी नई फिल्म में हीरोइन का रोल करो। मैंने कभी अदाकारी नहीं की। मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मुझे तुम्हारी जैसी हसीन और खूबसूरत जिस्म वाली लड़की की तलाश है। तुम सोच भी नहीं सकती कि हीरोइन बनने के बाद कितनी दौलतमंद हो जाओगी। वो उसके चोर ख्यालात भी पड़ती जा रही थी। वो वाकई एक फिल्म प्रोड्यूसर था। वो सोच रहा था कि उसे कुछ अदाकारी सिखाकर नई फिल्म के हीरोइन या साइड हीरोइन बनाएगा
और इसे हीरोइन बनाने तक अपने एक फ्लैट में दाश्ता बनाकर रखेगा। उसने पूछा, मुंबई में कहाँ रहोगी? वहाँ मेरा कोई ठिकाना नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं किसी आश्रम में रहूंगी। तुम्हें किसी आश्रम वगैरह में नहीं रहना चाहिए। इस शहर में गुंडों और मवालियों की कमी नहीं है, वह तुम्हारे खूबसूरत जिस्म को खिलौना बना देंगे। फिर मैं क्या करूं? वहां मेरा एक फ्लैट है, मेरे साथ वहां रहो। आप तो सचमुच देवता हैं। अब तो मुझे रहने और खाने पीने की भी परेशानी नहीं होगी। आप इतने अच्छे हैं कि मैं आपका हर हुक्म मानती रहूंगी। वह दिल ही दिल में खुश हो रहा था, तेज रफ्तारी से ड्राइव कर रहा था ताकि जल्द से जल्द उसे अपने फ्लैट में ले जाए। मुंबई पहुंचकर बिली डोना ने उसके दिमाग पर हावी होकर रास्ते से भटका दिया। जूहू की साली सड़क पर ले आई। वहीं वो साली बंगला था जहां पोरस उसे ले गया था। वहां पारस और पोरस की डमियों की जंग के दौरान में पहली बार बिल्ली डोना टेलीपैथिक इलम से 12 घंटे के लिए महरूम हो गई थी। उसने इस बंगले के सामने से गुजरते हुए देखा, इसका दरवाजा खुला हुआ था। रोशना नतालिया करीबी दुकान से कुछ खरीदने गई थी, वापस आकर दरवाजा बंद कर रही थी। बिली ने प्रोड्यूसर के दिमाग में रहकर उसे कार वापस मोड़ने पर मजबूर किया। वो एक टर्न लेकर उसे कुछ फासले पर रुक गया। वह बिली की मर्जी के मुताबिक कार से निकलकर उस बंगले के दरवाजे पर आया, फिर कॉल बेल के बटन को दबाया। चंद सेकंड के बाद दरवाजा खुला। नतालिया ने एक अजनबी को देखकर पूछा, आप कौन है, क्या चाहती हैं? वो बिल्ली की मर्जी के मुताबिक बोला, मैं मिस्टर पोरस का एक पैगाम लेकर आया हूँ। नतालिया खुश होकर बोली, कहाँ है पोरस, उसने क्या कहा है? बिल्ली नतालिया के दिमाग में घुसकर उसका नाम मालूम कर चुकी थी। प्रोड्यूसर ने कहा, मिस्टर पोरस ने कहा है कि मैं सिर्फ रोशना नाम की लड़की से बात कर सकता हूँ। मेरा नाम रोशना है, मुझे उसका पैगाम दो। उन्होंने कहा है कि वो आज रात को किसी वक्त यहाँ आएंगे। वो खुश होकर बोली, पोरस कहाँ से आ रहे? वो मुझसे राब्ता क्यों नहीं कर रहे? उसने मुझे इस बंगले में पहुंचाकर बुला दिया है। वो रात को आएंगे तो आप उनसे शिकायत करें। मैं जा रहा हूँ, नमस्ते। वह वापस आकर कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठकर इसे ड्राइव करने लगा। बिली को अपने फ्लैट की तरफ ले जाने लगा। बिली उसके दिमाग को आज़ाद छोड़कर नतालिया के दिमाग में पहुंची हुई थी और उसके ख्यालात पड़ रही थी। पारस के कई मातियत बारी बारी आकर नतालिया के अंदर रहते थे। जब वो प्रोड्यूसर नतालिया को पारस की आमद का पैगाम देकर जाने लगा तो उस मातियत ने पारस को मुखातिब करके कहा, जनाब, अभी एक शख्स रोशना के पास आया था। उसने पैगाम दिया है कि पोरस आज रात उसके पास आएगा। पारस ने कहा, यह बात पोरस ख्यालख्वानी के जरिए कह सकता था, फिर किसी के जरिए पैगाम देने के लिए बंगले में किसी को क्यों भेजा और उसे किसने वहां भेजा है? पारस उस मातियत के दिमाग में था। मातियत ने उसे प्रोड्यूसर के दिमाग में पहुंचा दिया। वो उसके ख्यालात पढ़ने लगा। पता चला कि मधुपुर की एक बस्ती के पास एक हसीन लड़की तनहा सड़क पर खड़ी हुई थी। प्रोड्यूसर उसे लिफ्ट देकर मुंबई में एक फ्लैट में ले जाना चाहता था। फिर उसे पता नहीं चला कि वो कैसे पोरस के साहली बंगले में पहुंचकर रोशना नाम की एक हसीना को किसी पोरस की आमद का पैगाम देकर अपनी कार में वापस आया था। फिर जिस हसीना को लिफ्ट दी थी उसे अपने फ्लैट में ले आया था। पारस ने इस हद तक समझ लिया कि उस कार में लिफ्ट लेकर आने वाली हसीना टेलीपैथी जानती है। उसने प्रोड्यूसर को रोशना के पास सिर्फ इसलिए भेजा था कि उसकी आवाज़ सुनकर रोशना के ख्यालात पढ़ सके, और वो ख्यालात पढ़ रही होगी इसीलिए खामोश थी। फ्लैट में पहुंचकर प्रोड्यूसर उसे आगोश में लेना चाहता था। वो बोली, अभी नहीं, मुझे भूख लग रही है, पहले खाने के लिए कुछ ले आओ। वो खाना लाने गया। पारस ने हसीना की गुफ्तगू सुनते ही पहचान लिया कि वो बिल्ली डोन है। जैसा कि वो बता रही थी कि बेयारो मददगार है, पारस उसकी मदद करे, और पारस ने बिल्ली को भड़काया था कि वो पोरस के उसी साली बंगले में जाए। बिल्ली ने यही किया था और वहां जाकर नतालिया को रोशना के रूप में देख लिया। ये बिल्ली डोना और पारस को भी मालूम नहीं था कि रोशना दरअसल नतालिया है, और नतालिया भी अपनी पिछली जिंदगी और नाम तक भूल गई थी। नताशा ने अपनी बहन का ब्रेन वॉश किया था, उसके दिमाग में टेलीपैथी के इल्म भी भुला दिया था। वो खुद को तुर्की के जल्जले की एक आफतज़दा लड़की समझ रही थी और पोरस के इश्क में मुंबई चली आई थी। प्रोड्यूसर कुछ सैंडविचेस और कोक की 2 ठंडी बोतलें ले आया। कहने लगा, मैं बेहतरीन खाना लाने वाला था लेकिन बाहर दंगा हो गया है। यहाँ के एक गुंडे ने दूसरे गुंडे को छुरा मार दिया है। लोग दुकानें बंद करे थे, मैंने जल्दी से ये खरीद लिया है। वो एक मेज के अतराफ आकर बैठ गई। बिली ने कहा, चलो गुजारा हो जाएगा, बहुत भूख लग रही थी, कुछ तसल्ली हो जाएगी। उसने एक सैंडविच खाते हुए बोतल के 2 घूंट पिए, फिर मुंह बनाकर बोली, कोक का मजा कुछ अजीब सा है। प्रोड्यूसर ने भी पीते हुए कहा, यह छोटा इलाका है, यहाँ 2 नंबर माल मिलता है। दुकानदार ज्यादा कमीशन के लालच में 2 नंबर की चीजें ज्यादा बेचते हैं। फिक्र न करो, अभी पुलिस वाले आएंगे, उन गुंडों को पकड़ कर ले जाएंगे, फिर शांति हो जाएगी। हम किसी 5 स्टार होटल में डिनर करेंगे। पारस किसी काम से चला गया था, फिर उस प्रोड्यूसर के दिमाग में चला आया। वो मालूम करना चाहता था कि बिली इस बंगले में नतालिया को देखने के बाद क्या करेगी। वो सैंडविचेस के साथ पूरी बोतल पी चुकी थी। अगरचे मजा नहीं आ रहा था लेकिन वो ठंडी थी और प्यास बुझा रही थी। फिर वो एक हाथ से सर को थामकर सामने दीवार, दरवाजे और खिड़कियों को देखने लगी। वह तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता घूमती हुई से लग रही थीं और अजीब सा सुरूर महसूस हो रहा था। वो जरा लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली, माल 2 नंबर था मगर अब अच्छा लग रहा है, एक सुरूर सा महसूस हो रहा है। वो हंसते हुए बोला, तुम्हारी जैसी हसीना सुरूर और मस्ती में ना हो तो खेलने का मजा नहीं आता। तुम्हारी बोतल में आधी कोक और आधी शराब थी। ये स्पेशल किस्म की शराब बड़ी जालिम होती है, मजा भी देती है और खोपड़ी भी उल्टा देती है। पारस पहले उसकी लड़खड़ाती हुई आवाज से समझ गया था कि उसे नशा हो रहा है। प्रोड्यूसर उसे मस्ती में लाकर मजा लूटना चाहता था लेकिन पारस का फायदा हो गया।
वो उसके दिमाग में पहुंच गया, वो उसे महसूस न कर सकी। वो उसकी तरफ उंगली उठाकर बोली, तुम फिल्म वाले बड़े बदमाश होते हो, मगर मैं फंसने वाली लड़की नहीं हूँ। बहुत ऊंची क्वालिटी की चीज़ हूँ, मुझे सिर्फ टेलीपैथी जानने वाले बड़े बड़े हीरो ही हाथ लगा सकती हैं। पारस उसके चोर ख्यालात पढ़ते ही अल्पा से बोला, फौरन बिल्ली डोना के दिमाग में आओ और खामोशी से इसके ख्यालात पढ़ो। अल्पा ने बिल्ली के अंदर आकर उसके ख्यालात पढ़े तो पता चला कि वो नीलिमा के ज़ेर असर है। उसने पिछली बार नीलिमा के कहने पर पारस को और पोरस को फिर से फांसने के लिए उनसे राब्ता किया था, मगर दोनों ने उसे ज़्यादा अहमियत नहीं दी। पारस ने उसे मशवरा दिया था कि वो पोरस के साली बंगले में जाए ताकि वहां नतालिया को देखकर पोरस के लिए प्रॉब्लम बन जाए। दूसरी तरफ पोरस ने बिल्ली से वादा किया था कि वो उसकी मदद करेगा, उसके लिए एक खुफिया रिहाइशगाह का इंतजाम करेगा, लेकिन बिल्ली उस साली बंगले में ना जाए। उस बंगले को लॉक कर दिया गया है। इस बात ने बिल्ली और नीलिमा को मुतजस्सस किया कि उस साली बंगले की कोई अहमियत है जहां पारस बिल्ली को भेजना चाहते हैं और पोरस अपने बंगले में जाने से मना कर रहे। ये भेद मालूम करने बिल्ली मुंबई शहर इस प्रोड्यूसर के साथ आई थी। यहाँ से हालात रुख बदलने लगे। बिल्ली चालबाजी से नतालिया के दिमाग में पहुंच गई। बिल्ली के जरिए नीलिमा भी नतालिया के अंदर आई तो आत्मा शक्ति के जरिए पता चला कि वो रोशना नहीं है, कोई और है। एक तरफ बिल्ली उस प्रोड्यूसर के साथ उसके फ्लैट में गई थी ताकि प्रोड्यूसर को अपना ताबेदार बनाकर फ्लैट में आराम से रहे, लेकिन बाजी उलटने वाली थी। दूसरी तरफ नीलिमा ने रोशना के दिमाग को कंघालना शुरू किया। उसके वॉश किए हुए ब्रेन पर आत्मा शक्ति के जरिए तनवीमी अमल किया तो नतालिया की याददाश्त वापस आने लगी। नीलिमा को मालूम होने लगा कि वो रोशना नहीं, नतालिया है। उसकी बहन नताशा ने पोरस को फांसने के लिए उसे रोशना का नया रूप दिया था। ये बहुत बड़ा राज था जो नीलिमा पर खुल गया। दूसरी तरफ अल्पा और पारस को यह मालूम हुआ कि बिल्ली नीलिमा की मामूला और ताबेदार है। दूसरी बात यह कि इससे पहले वो जयरांगा नामी एक ऐसे चालाक टेलीपैथी जानने वाले के साथ थी जो तमाम टेलीपैथी जानने वालों से छुपकर एक महफूज जिंदगी गुजार रहा था, और उसने बड़े नायाब जवाहरात का जखीरा अपनी कोठी के तहखाने में रखा था। फिर ये मालूम हुआ कि बिल्ली ने बड़ी मकारी से जयरांगा को अपना ताबेदार बना लिया। बड़ी शाहाना जिंदगी गुजारने लगी, लेकिन बदकिस्मती से वो अहमदाबाद गई तो दूसरी बार उसकी टेलीपैथी का इल्म 12 घंटे के लिए खत्म हो गया और वह फिर मुसाहिब में गिरफ्तार हो गई। ऐसे ही वक्त नीलिमा ने उसे अपने मामूला और दासी बना लिया। नीलिमा की आत्मा अब जिस नंदा रानी के जिस्म में रहती है, वो नंदा रानी बड़ी हद तक शी तारा से मुशाबत रखती है। वो मधुपुर की बस्ती के करीब बहुत बड़ी ज़मीनों की मालका बन गई। वहाँ उसने एक मंदिर और धर्मशाला बनवाया है और अपने लिए एक शानदार महल तामीर करा रही है। एल्पा और पारस उसके चोर ख्यालात पढ़ रहे थे। एल्पा ने कहा, पारस ये जैसी भी है मगर टेलीपैथी जानने वालों के लिए बड़े काम की बासलाहियत औरत है। फिर भी एक औरत होकर यह नहीं चाहती कि इसकी मर्जी के बगैर कोई अपनी हवस पूरी करे। पारस ने कहा, तो फिर इसे लुटने से बचा लो, लेकिन इस तरह की तुम्हारी मौजूदगी जाहिर ना हो और नीलिमा को भी मालूम ना हो कि किसी ने टेलीपैथी के जरिए इसकी मदद की है। एल्पा ने बड़ी खामोशी से बिल्ली डोना के दिमाग से नशे के असर को कम किया, उसे इस हद तक होश में रखा कि वो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके। जब प्रोड्यूसर उसके करीब आया तो वो उसे धक्का देकर बोली, मुझसे दूर रहो, मुझे अभी चढ़ी नहीं है। तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो वैसी एक और बोतल पिलाओ। वो बोला, एक नहीं 10 पिलाऊंगा, लेकिन एक बार तो आगोश में आ जाओ। वो नशे में बोली, तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, पहले बोतल नहीं पिलाओगे तो जूते मारूंगी और शोर मचाऊंगी। उसने एक चीख मारी। प्रोड्यूसर अपनी सोसाइटी में इज्जतदार था। वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, चीख ना मारो, मैं अभी जाता हूँ और वैसी बोतल लेकर आता हूँ। वो तेजी से बाहर आ गया। वो अपार्टमेंट तीसरी मंजिल पर था। वो तेजी से नीचे उतरने लगा। एल्पा ने उसके कदम लड़खड़ा दिए। वो गिरा, फिर लुढ़कता हुआ चीखता हुआ नीचे जाने लगा। बिल्ली डोना बिस्तर पर आकर औंधे मुंह गिर पड़ी। एल्पा ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर पारस को देखा। वो ख्याल ख्वानी में मसरूफ था। वो बोली, हमने तमाम अहम मालूमात हासिल कर ली हैं, फिर ख्याल ख्वानी क्यों कर रहे हो? उसने कहा, मैं ख्याल ख्वानी नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो मातियत रोशना के दिमाग में था वो मेरे अंदर आकर रिपोर्ट दे रहा है। एल्पा ने पारस के अंदर आकर सुना। वो मातियत कह रहा था, सर पहले तो मैंने मालूम किया कि रोशना नींद महसूस कर रही है। वह बिस्तर पर आकर बेवक्त लेट गई, फिर थोड़ी देर बाद सो गई। इसके बाद किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, मेरी आत्मा शक्ति कह रही है चले जाओ, 1 सेकंड में चले जाओ। पारस ने पूछा, और तुम चले आए? मातियत ने कहा, नहीं सर, मैं वहाँ मौजूद रहना चाहता था, लेकिन आप मेरी सोच की लहरें रोशना के दिमाग से निकल आई। मैंने दूसरी बार ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, लेकिन मुझे उसका दिमाग नहीं मिला। मालूम होता है उस पुरस्कार औरत ने रोशना को मार डाला है। पारस ने यह तस्लीम नहीं किया। वो रोशना को हलाक करके क्या हासिल करेगी? नहीं, उसने आत्मा शक्ति से रोशना के लबो लहजे को तब्दील कर दिया, इसलिए हमारी मातियत को उसका दिमाग नहीं मिल रहा है। पारस ने मातियत से कहा, तुम जाओ आराम करो, हम मालूम करेंगे कि रोशना के साथ क्या हो रहा है। मातियत चला गया। एल्पा ने कहा, अब बिल्ली डोना के दिमाग से ही कुछ मालूम हो सकता है, नीलिमा उसके पास जरूर आएगी। पारस ने तायद करते हुए कहा, हम बारी बारी बिल्ली डोना के अंदर रहेंगे, अभी तुम उसके पास रहो, मैं दूसरी जगह मसरूफ रहूंगा। वो जयरांगा के बारे में मालूम करना चाहता था कि वो टेलीपैथी की दुनिया में खामोश और गुमनाम रहकर क्या करता रहता है। क्या रफ्ता रफ्ता दूसरे टेलीपैथी जानने वालों की कमजोरियां मालूम करता रहता है और इन कमजोरियों से आंधा फायदा उठाने वाला है। उसकी खामोशी और गुमनामी बेमकसद नहीं होगी। पारस ने सोचा, जयरांगा अपने दिमाग में आने नहीं देगा, उसके किसी मातियत के अंदर पहुंचना होगा। ये बिल्ली डोना के दिमाग से मालूम हो सकता था कि जयरांगा के मातियतों और मुसल्ला गार्ड्स में से कौन कौन योगा का माहिर नहीं है
उसने अल्पा को देखा, फिर पूछा, तुम बिली के दिमाग में नहीं गई? मैं गई थी। थोड़ी देर बाद मैंने नीलिमा की आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, बिली तुम नशे में हो, तुम तो कभी पीती नहीं थी। मैं नीलिमा की आवाज़ सुनते ही बिली के दिमाग से निकल आई। क्या उसने तुम्हें निकाल दिया? नहीं, मैं खुद निकल आई हूँ। नीलिमा ने रोशना के दिमाग में हमारी मातियत की मौजूदगी को समझ लिया। वो बिली के अंदर मेरी मौजूदगी को भी समझ सकती थी, और हम नीलिमा को शुबा करने का मौका नहीं देना चाहते कि बिली के अंदर इस दौरान में कोई ख्याल खोनी करने वाला आ चुका है। पारस ने कहा, तुमने वाकई जहानत से काम लिया है। ऐसा करो कि नादीदा बनकर उस फ्लैट में जाओ और बिली के अमल और रद्द अमल से मालूम करने की कोशिश करो कि नीलिमा ने रोशना के साथ क्या सलूक किया है और बिली के साथ क्या करने वाली है। तुम कहाँ मसरूफ हो? नीलिमा ने बिल्ली के दिमाग से जयरांगा के बारे में बहुत कुछ मालूम किया होगा। मैं जयरांगा की महलनुमा कोठी में नादीदा बनकर जाऊंगा और वहां के हालात मालूम करूंगा। वो नादीदा होकर अपनी रिहाइशगाह से चले गए। एल्पा ने फ्लैट में पहुंचकर देखा, बिली डोना बिस्तर पर से उठ गई थी और अब नशे में नहीं थी। एल्पा का ख्याल था कि नीलिमा ने अपनी आत्मा शक्ति से उसके नशे को खत्म किया होगा। ऐसी बात नहीं थी। नीलिमा ने बिल्ली के दिमाग में हल्का सा जलजला पैदा किया था। वो चीख मारकर उठ बैठी थी। थोड़ी देर तक तकलीफ महसूस होती रही। उसका नशा हिरन हो गया। नीलिमा ने उसे कहा, मैं प्रोड्यूसर के दिमाग में गई थी। पता चला कि वो तुम्हारे हुस्न शबाब को आसानी से हासिल करने के लिए कोक की ठंडी बोतल में शराब मिलाकर ले आया था। तुमने उसे एक आम सा बेजरर आदमी समझकर उस वक्त उसके इरादों को नहीं पढ़ा और उसके फ्रेम में आकर शराब पी ली। बिल्ली ने कहा, नीलिमा मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। तुम इसलिए जिंदा हो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। आइंदा ऐसी गलती ना करना। वो प्रोड्यूसर कहाँ है? तुम्हें वो नशा अच्छा लग रहा था, तुमने उसे दूसरी बोतल लाने पर मजबूर किया। वो तुम्हें हासिल करने के लिए तेजी के साथ सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर पड़ा। कुछ लोग उसे करीबी अस्पताल ले गए हैं। अब तुम लेट जाओ और आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हारे दिमाग को फिर से लॉक कर रही हूँ। उसने हुक्म की तामील की। आंखें बंद करके लेट गई। इसके बाद गहरी नींद में डूबती चली गई। एल्पा नादीदा बनकर उसे दूर से देख रही थी। ये नहीं जानती थी कि ख्याल खोने के जरिए नीलिमा और बिल्ली डोना के दरमियान क्या बातें होती रही हैं। उसने सिर्फ इतना देखा कि बिल्ली का नशा खत्म हो गया था। वो थोड़ी देर तक खला में तकती रही, जैसे ख्याल खोने के जरिए बातें कर रही हो। फिर वो दोबारा बिस्तर पर लेटकर सो गई। इसे अंदाजा हुआ कि नीलिमा उसके दिमाग पर किसी तरह का अमल कर रही है। अगर वो कुछ मालूम करने उसके दिमाग में जाती तो नीलिमा आत्मा शक्ति से उसकी मौजूदगी मालूम कर लेती, इसलिए वो नहीं गई। अपनी रिहाइशगाह में वापस आ गई। वैसे पारस ने उसे एक बार बता दिया था कि कभी नीलिमा के पास नादीदा बनकर जाओ तो उसे दूर रहा करो। वो अपने पोते समामी तिलक राम भाटिया की तरह गैर मामूली कुव्वत समात रखती थी। आसपास कोई नादीदा बनकर आए तो वो अपनी कुव्वत समात से उस नादीदा के दिल की धड़कनें सुन लिया करती थी। पारस फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए जयरांगा की कोठी में पिछले दरवाजे से आ गया। जिस वक्त बिली डोना को दिमागी तवानाई कमजोर पड़ गई थी और वो अहमदाबाद में थी, तब पारस ने यह मालूम किया था कि जयरांगा की कोठी में दाखिल होने का एक ही कॉरिडोर है। वहाँ ऐसी मशीनें नस्ब की गई हैं जहाँ से गुजरने वाला अगर नादीदा भी हो तो उसका मुतहर्रिक ढांचा नजर आता है। इस तरह जयरांगा को दुश्मनों की आमद का इल्म हो जाता है। पारस ने ड्राइंग रूम में आकर देखा, जयरांगा एक सोफे पर बैठा हुआ था। उसका खास मातियत उसके सामने खड़ा हुआ था और कह रहा था, जब मालिक ने कहा है कि वो तुम्हारे जरिए हमसे राब्ता करने वाले हैं तो वो जरूर अभी राब्ता करेंगे। वो शायद किसी मामले में उलझे हुए हों। ये कहकर वो मातियत सामने एक सोफे पर बैठ गया। इससे ये जाहिर हो गया कि वो सोफे पर बैठा हुआ शख्स जयरांगा नहीं है, बल्कि उसकी डमी है। ये बात पारस को बिल्ली के चोर ख्यालात से मालूम हो चुकी थी कि जयरांगा की टेलीपैथी की सलाहियत एक दवा के जरिए खत्म हो चुकी है। अब वो मातियत कह रहा था कि उनका मालिक उससे राब्ता करने वाला है। जयरांगा की डमी ने कहा, मुझे बड़ा डर लग रहा है। नीलिमा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने बेलीडोना के दिमाग से ये मालूम किया होगा कि मैं ही जयरांगा हूँ। खास मातियत ने कहा, तुम ख्वामखा खौफजदा हो। नीलिमा तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़कर समझ लेगी कि तुम हमारे मालिक की डमी हो। असली जयरांगा नहीं हो, इसलिए वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। डमी ने चौंक कर कहा, मालिक मेरे अंदर आ गए हैं, वो हमसे बोल रहे हैं। पारस ये सुनते ही डमी के अंदर पहुंच गया। असली जयरांगा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो अपनी डमी की जुबान से खास मातियत से कह रहा था, तुम दुरुस्त कह रहे हो। मेरी डमी को नीलिमा से खौफजदा नहीं होना चाहिए। वो मुझे तलाश कर लेगी। मैं अभी इसलिए आवाज़ बदल कर बोल रहा हूँ कि वो खतरनाक औरत मेरे दिमाग तक ना पहुँच सके। खास मातियत ने पूछा, हमारे लिए क्या हुक्म है? अगर हम यहाँ रहेंगे तो नीलिमा हम सबको अपना मामूल और ताबेदार बना लेगी। अब से पहले बिली डोना ने भी यही किया था। मुझे धोखा देना चाहा, मैं बच गया। तुम सब उसके ताबेदार बन गए। फिर तुम सब देख चुके हो कि उसका अंजाम क्या हो रहा है। वो खुद नीलिमा की दासी बन चुकी है। आइंदा नीलिमा भी यही करेगी। तुम सबको अपना ताबेदार बनाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सब एक अरसे से मेरे वफादार हो। मैं तुम्हें नीलिमा के शहर से भी निकालूंगा। पारस ने सोचा था कि वो किसी तरह जयरांगा के दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां डमी जयरांगा बैठा हुआ था और असली जयरांगा आवाज़ और लहजा बदल कर बोल रहा था। इस तरह वो महफूज था। उसने कहा, अगर हमारे दरमियान नीलिमा मौजूद है और मेरी बातें सुन रही है तो मैं ये बता दूं कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना चेहरा बदल लिया है, ताकि नीलिमा की आत्मा भी मुझे चेहरे से पहचान ना सके। पारस वहां रहकर जयरांगा की मजीद गुफ्तगू सुनना चाहता था,
लेकिन अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर बोला, कौन? मैं पोरस बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे ऐसी तवक्को नहीं थी कि तुम एक बेकसूर लड़की रोशना को अगवा करोगे, उसे मार डालोगे या उसका लुबा लहजा बदल दोगे। बताओ तुमने क्या किया है? क्या उसका लुबा लहजा बदला है या उसे हलाक कर दिया है? मुझे उसका दिमाग नहीं मिल रहा। ये तुमसे किसने कहा है कि मैं रोशना को उस बंगले से ले गया हूँ या मैंने उसे हलाक कर दिया है? तुमने ही साजिश के तहत रोशना को उस साली बंगले में पहुंचाया है। इसलिए तुमने हम शक्ल और हम आवाज होने का फायदा उठाया। बेचारी रोशना तुम्हें देखकर धोखा खाती रही कि तुम उसके महबूब पोरस हो। बेशक मैंने ऐसा किया है। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, मगर मेरे कुछ असूल हैं। मैं किसी बेकसूर को कभी हलाक नहीं करता। अपनी खोपड़ी से ये बात निकाल दो कि मैं कोई ऐसी हरकत करूंगा, तो फिर रोशना कहाँ है? ये सिर्फ नीलमा जानती है। मेरे एक मातियत की तरह तुम्हारा एक मातियत भी रोशना के दिमाग में रहता था। मेरी मातियत की रिपोर्ट है कि उसने रोशना के अंदर एक औरत की आवाज़ सुनी थी। वो कह रही थी कि जो भी उसके दिमाग में छुपा हुआ है वो फौरन चला जाए। मेरा मातिहत जाना नहीं चाहता था, लेकिन आप उसके दिमाग से निकल आया। उसने दूसरी बार फिर रोशना के अंदर जाना चाहा तो उसकी सोच की लहरों को रोशना का दिमाग नहीं मिला, जैसे वो मर चुकी हो। लेकिन पारस, तुम बहुत मक्कार हो, ये तुम्हारी कोई चाल हो सकती है। और तुम जो कुछ कर रहे हो उसका इल्ज़ाम नीलिमा को दे रहे हो। मैंने जो सच था कह दिया, तुम यकीन करो या ना करो, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर पारस ने सांस रोक लिया। पोरस दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। नताशा भी उसके साथ पारस के दिमाग में गई थी और उसकी बातें सुनी थी। वो परेशान होकर बोली, पारस झूठा और मक्कार है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि नीलिमा फिर किसी नए रूप में वापस आ गई हो। पोरस ने कहा, यह मुमकिन है। आखिरी वक्त मैंने नीलिमा को मुसीबत में डाला था, नादीदा बनकर उसके अंदर समा गया था। वो अपनी आत्मा शक्ति के जरिए भी मुझे अपने अंदर से ना निकाल सकी। उसने मुझसे समझौता करना चाहा, फिर भी मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने कसम खाई थी कि अपने मौजूदा जिस्म को छोड़कर किसी दूसरी हसीना के जिस्म में जाएगी, तो फिर इस दुनिया में आकर मुझसे ज़रूर इंतकाम लेगी। नताशा ने कहा, मुझे यकीन है कि उसने इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। नतालिया के अंदर पहुंचकर मालूम कर चुकी है कि तुम उसके दीवाने हो, इसलिए उसका लहजा बदल कर उसे कहीं ले गई है। पता नहीं मेरी बहन के साथ क्या सलूक करेगी। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी बहन को हर हाल में वहां से निकाल लूंगा जहां वो होगी, ख्वाह वो पारस के पास हो या उसे नीलिमा ले गई हो। हम एक दुश्मन को भूल रहे हैं। किसकी बात कर रही हो? वो शख्स जो हवेली में नादीदा बनकर मुझे ट्रैप करना चाहता था, और तुमने बड़ी चालाकी से मुझे उससे छीन कर उसे शिकस्त दी थी। जब वो हवेली में पहुंचकर तमाम अहम दस्तावेजात ले जा सकता है, तो तुम्हारे साली बंगले में पहुंचकर नतालिया को भी वहां से ले जा सकता है। पोरस मेरे मुतल्लिक सोचते हुए बोला, हमारी मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं कि हम अब तक उस हवेली वाले पुरस्कार शख्स के बारे में कुछ मालूम नहीं कर पाए। मैं उसके बारे में सोचती रही हूँ और इस नतीजे पर पहुंच रही हूँ कि उस पुरस्कार शख्स और गुरुदेव के दरमियान गहरी दुश्मनी है। वो गुरुदेव को नुकसान पहुंचाकर हवेली से जा रहा था कि अचानक मैं जाहिर हो गई। शायद वो मुझे गुरुदेव के आलाकार समझकर अपने साथ ले जाना चाहता था। पोरस ने कहा, हूँ, और नाकाम होने पर वो मेरे साली बंगले तक पहुंच गया। वो तुम्हें ना ले जा सका, तुम्हारी बहन को ले गया। तुम्हारी ये बात दिल को लगती है। मुझे उस पुरस्कार शख्स की आवाज़ और लहजा याद है कि उससे बात की जाए। हम नतालिया तक पहुंचने के लिए दोस्त और दुश्मन सभी से रब्ता करेंगे। नताशा ने मेरी आवाज़ और लहजे को अच्छी तरह याद करके ख्याल खुआनी की परवाज़ की। पोरस नताशा के दिमाग में था। मैंने सोच की लहरों को महसूस करते ही पूछा, कौन है? पोरस ने कहा, मैं वही हूँ जिसने हवेली में उस औरत को ट्रैप नहीं होने दिया और इसे तुमसे छीन कर ले गया। मैंने कहा, भाई, मैंने उस वक्त तुम्हारी जहानत और हाजिर दिमागी की तारीफ की थी। कुछ और तारीफें सुनने आयो? तुम अच्छी तरह समझ गए हो कि मैं किसने आया हूँ। मेरे मुतल्लिक मालूमात हासिल करने आए हो। मैंने भी उस रात के बाद बड़ी मालूमात हासिल की हैं। हवेली में जिस औरत को नहीं जानता था और उसे जानने के लिए अपने साथ ले जाना चाहता था, उसका नाम नताशा है। और ये तो सभी को मालूम हो चुका है कि आजकल नताशा और पोरस में बड़ी गहरी दोस्ती है। इस हवाले से तुम पोरस हो, क्या मैं गलत समझ रहा हूँ? गलत कैसे समझोगे? ये मालूम होते कि मैं पोरस हो, तुमने मुंबई के साली बंगले में पहुंचकर मेरी महबूबा को अगवा कर लिया। भाई, तुम बहुत दूर तक पहुंच जाते हो। एक मिसाल है कि जैसे को तैसा। इसके मुताबिक तुमने जैसा किया वैसा पा रहे हो। आखिर हमारा ख्याल दुरुस्त निकला। तुमने उस बेचारी को अगवा किया है। अभी मैंने एक मिसाल दी है, ये इकरार नहीं किया है कि उसे बंगले से कहीं ले गया हूँ। देखो मिस्टर, बात ना उलझाओ। हमसे समझौता कर लो, हम तुम्हारी कोई सी भी शर्त मान लेंगे, तुम उसे वापस कर दो। ये मानते हो कि हार जीत अकल से भी होती है और मुकद्दर से भी। उस रात मैं हार गया था, आज तुम्हारी हार हो रही है। मैं अपनी हार मानता हूँ, किसी भी शर्त पर मेरी महबूबा को वापस कर दो। वो तुम्हें घर बैठे वापस नहीं मिलेगी, ज़रा तकलीफ उठानी पड़ेगी। कैसी तकलीफ? वो जहाँ भी है वहाँ तुम्हें जाकर उसे लाना होगा। मुझसे चाल चल रहे हो? ये चाहते हो कि तुम्हारी बताई हुई जगह जाऊं और तुम्हारे दाम में आ जाऊं? उस रात हवेली में तुम्हें ज़हीन कहा था, आज अहमक कह रहा हूं। क्या तुम अपने किसी आलाकार के दिमाग में रहकर नहीं जा सकोगे? वो झींप कर बोला, मैं अपनी महबूबा के लिए इस कदर परेशान हूँ कि एक आलाकार के बारे में ना सोच सका। तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया। मुझे बताओ वो कहाँ है? अभी तो मैंने शर्त पेश नहीं की है। क्या है तुम्हारी शर्त?
ये वादा करो कि आज मैं तुम्हारे काम आ रहा हूँ, आइंदा कभी तुम मेरे काम आओगे। इतनी आसान शर्त? क्या मुझ पर भरोसा है कि मैं काम निकल जाने के बाद आइंदा वादा पूरा करूंगा और तुम्हारे काम आऊंगा? मैं जानता हूँ कि पारस और पोरस दोनों में ये खूबी है कि वो अपने काम आने वालों के काम आते हैं। तुम दूसरी बार मेरी तारीफ कर रहे हो, तुम्हारा शुक्रिया। अब असल बात सुनो। मुंबई से हैदराबाद जाने वाली हाईवे के दरमियान एक छोटा टाउन है। उस टाउन का नाम मधुपुर है। उसके करीब हाईवे के बाएं तरफ एक बस्ती आबाद हो रही है। वहाँ एक छोटा सा मंदिर और धर्मशाला है। वहीं एक आलीशान महल तामीर के आखिरी मरहले पर है। पहले वहाँ सिर्फ दो झोंपड़ियाँ थीं। एक झोंपड़ी में नंदा रानी नाम की निहायत हसीन और जमील दोशीज़ा रहती थी। वो निहायत ही मासूम और बुज़दिल थी। अचानक एक रात वो शेरनी बन गई, गरीब से बेइंतहा दौलतमंद बन गई। मेरी बातों का यकीन तुम्हें उस वक्त आएगा जब तुम वहाँ अपने आलाकार के जरिए नंदा रानी को देखोगे और हैरान रह जाओगे। वो बिल्कुल शी तारा की हमशक्ल है। ये वाकई हमारे लिए चौंका देने वाली बात है। और ये समझ में आ रहा है कि वो गरीब मासूम और बुज़दिल नंदा रानी अचानक शेरनी कैसे बन गई। यकीनन नीलमा उसके अंदर समा गई है, लेकिन मेरी रोशना कहाँ है? उसे नीलमा ले गई है। ये तो वहां जाकर मालूम हो सकता है कि उसने तुम्हारी महबूबा को कहाँ छुपा कर रखा है। तुम नंदा रानी और नीलमा के बारे में कैसे जानते हो? मेरी मालूमात के कुछ ज़राए हैं। तुम अपने ज़राए मुझे नहीं बताओगे, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? हाँ, ये बता सकता हूँ कि बिल्ली डोना 12 घंटे के लिए टेलीपैथी के इल्म से महरूम हो गई थी और 12 घंटों तक महफूज रहने के लिए उस बस्ती में गई थी। मैं उसे अपनी मामूला और ताबेदार बनाना चाहता था। ऐसे ही वक्त मुझे खतरे का एहसास हुआ। फिर मैंने एक खामोश तमाशाई की तरह देखा। वहाँ जो नंदा रानी कहलाती है, उसने बिल्ली को अपने शिकंजे में ले लिया और उसे अपनी दासी बना लिया। इसके बाद ही मैंने जब नंदा रानी के मुतालिक मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो एक गरीब और मासूम दोशीज़ा थी और अचानक दौलतमंद बन गई। मेरा ख्याल है मैंने बहुत कुछ बता दिया है। आप जाओ और मेरी सच्चाई की तस्दीक कर लो। मैंने सांस रोक ली। नताशा और पोरस चले गए। नीलमा की पारस और पोरस दोनों से दुश्मनी थी। मैं चाहता था कि नीलमा को मेरे बेटे की तरफ तवज्जो देने का मौका न मिले और वो अपने मौजूदा मामलात से निमटता रहे। इसलिए मैंने पोरस को नीलमा के पीछे लगा दिया। अब वो दोनों कुछ अरसे तक एक दूसरे से उलझते रहेंगे। मैंने अली और फहमी को मुखातिब किया। उनसे कहा वो तैयार रहें। 1 घंटे बाद फहमी नीलमा से राब्ता कर सकती है। मैंने पोरस को उधर का रास्ता दिखा दिया है। अली ने कहा ठीक है पापा। फहमी ठीक 1 घंटे बाद नीलम के लिए प्रॉब्लम बनेगी। उधर नताशा और पोरस मंसूबे बना रहे थे कि किस तरह नीलमा से नतालिया को छीन कर लाया जाए। नताशा ने कहा वो हमारी आवाज़ सुनकर आत्मा शक्ति के जरिए हमारे दिमागों में पहुंच सकती है। हमारी रिहाइशगाह का पता मालूम करके इधर आ सकती है। पोरस ने कहा दुरुस्त कहती हो। हमने उसकी आत्मा को धोखा देने के लिए अपने चेहरे बदल लिए। मैं आवाज़ और लहजा बदल कर पहले उससे राब्ता करूंगा और मालूम करूंगा कि उस हवेली वाले शख्स ने जो मालूमात फराम की हैं वो कहाँ तक दुरुस्त हैं। वो थोड़ी देर तक सर झुकाए बैठा रहा, अपनी एक नई आवाज़ और लहजे की प्रैक्टिस करता रहा। फिर उसने नीलमा के दिमाग पर दस्तक दी। वो बोली मेरे दिमाग का दरवाज़ा खुला रहता है, चले आओ और अपना तारुफ कराओ। पोरस ने कहा तुम अपने मुखालफिन के बारे में ये नहीं जानती कि कौन कहाँ छुपा हुआ है, मगर तुम्हारी आत्मा तुम्हारे जिस्म से निकलकर छुपने वाले मुखालफिन को पहचान लेती है। इसीलिए सबने अपने चेहरे बदल लिए हैं। वो बोली अब मुझ में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं आवाज़ और लहजे को पहचान कर योगा जानने वालों के दिमागों में चली आती हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में चली आओ। ये कहकर पोरस दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। फिर 10 मिनट के बाद नीलमा के पास पहुंचकर बोला क्या हुआ? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आने की जहमत नहीं करोगी? तुम चालाकी दिखा रहे हो। ये तुम्हारा अपना असली लबो लहजा नहीं है। तुम कौन हो? मैं हूँ पोरस। मैंने अपना साहब लबो लहजा भी अपने दिमाग से मिटा दिया है। तुम उसे भी आजमा कर देख लो। वो कहका लगाकर बोली मैं जानती थी कि तुम अपनी महबूबा को तलाश करते हुए मेरे पास ज़रूर आओगे। रोशना मेरे लिए जान से ज़्यादा अजीज़ है। तुमने उसे ले जाकर अपने लिए मुसीबत मोल ली है। बहुत बुरी तरह पछताने वाली हो। मैं तो उस वक्त पछता रही थी और परेशान हो रही थी जब तुम नादीदा बनकर मेरे जिस्म में समा जाते थे। तुमसे बचने के लिए मुझे शी तारा के जिस्म को छोड़ना पड़ा। अब मैं एक नए रूप में हूँ। तुम मेरे साय तक भी नहीं पहुँच सकोगे और अगर मैंने किसी दिन तुम्हें ढूंढ लिया तो समझ लो वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अपनी धमकियां अपने पास रखो। मैं रोशना को हासिल करने जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम क्या पहुंचोगे, तुम्हारे देवता भी मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे। पोरस उसके दिमाग से वापस चलाया। उसने नताशा से कहा वो हवेली वाला शख्स दुरुस्त कह रहा था। नीलमा ने नताशा को अगवा करने का इतराफ़ किया है और मुझे चैलेंज किया है कि वो जहाँ है वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगा। वो मुतमईन है कि तुम उसे नंदा रानी के रूप में पहचान नहीं पाओगे। यही इत्मीनान उसकी मौत का सबब बनेगा। नंदा रानी मेरे हाथों मरेगी तो उसे दूसरे जिस्म तक पहुँचने के लिए वक्त लगेगा। उस वक्त तक मैं नतालिया को वहाँ से ले आऊँगा। नीलमा गैर मामूली सलाहियतों की हामिल थी, लेकिन उसके पास नादीदा बनाने वाली गोलियाँ और फ्लाइंग कैप्सूल नहीं थे। वो इनकी तलाश में थी। बाबा साहब के दायरे में जा नहीं सकती थी, वरना बहुत कुछ हासिल कर लेती। चंद टेलीपैथी जाने वालों के पास ये चीज़ें थीं, लेकिन उन अफराद का सुराग नहीं मिल रहा था। सबने अपने चेहरे और लबो लहजे बदल लिए थे। नीलमा से महफूज रहने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और टेलीपैथी के इल्म आर्जी तौर पर ख़त्म करने वाली दवा तमाम टेलीपैथी जानने वालों के लिए मुसीबत बनी हुई थी। इस दवा के खौफ से सबने ही अपने मुल्क और अपनी रिहाइशगाहें छोड़ दी थीं और जगह बदल बदल कर रूपोश रहते थे।
नीलिमा को यही एक परेशानी थी कि वो जिस्मानी तौर पर नादीदा नहीं हो सकती थी। ऐसे में पोरस से सामना होता तो वो गोली मार देता। अगरचे उसकी आत्मा सलामत रहती, लेकिन वो जिस्म मुर्दा हो जाता और उसकी आत्मा को नए जिस्म में जाना पड़ता। यूं जिस्म तब्दील करने से आत्मा शक्ति में फिर कमी होने लगती। बार बार ऐसा होता रहता तो वो आत्मा शक्ति से महरूम हो जाती। उसने मंदिर में एक तहखाना बनाया था, वहां नतालिया को रखा था। उसके अमल से नतालिया को अपनी पिछली जिंदगी और शख्सियत याद आ गई थी और वो उसकी दासी बनकर राजी खुशी तहखाने में रहती थी। बाहर जाने की ख्वाहिश नहीं होती थी और ना ही वो अपनी बहन नताशा से दिमागी राब्ता कायम करना चाहती थी। नीलिमा ने उस पर जैसा अमल किया था उसी के मुताबिक वह तहखाने में दिन रात गुजार रही थी। नीलिमा नादीदा गोलियां हासिल करने की फिक्र में थी। उस वक्त उसे पराई सोच की लहरें महसूस हुई। वो बोली, मेरे दिमाग का दरवाज़ा खुला रहता है, अपना तारुफ करवाओ। फहमी ने कहा, मैं वो हूँ जिसे तुमने शीशे के कैद खाने में रखा था और मुतमईन हो गई थी कि मैं तुम्हारे काले जादू के असर से निकल नहीं सकूंगी। अच्छा, तो तुम फहमी हो? हाँ, तुमने कसम खाई थी कि मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगी। मैं खुदा की मर्जी के बगैर मर नहीं सकती। तुम्हारी कसम का इंतजार कर रही हूँ। एक बार तुम्हारा पता मालूम हो जाए या तुम्हारे दिमाग में घुसने का मौका मिल जाए तो अपनी कसम पूरी करके रहूंगी। चलो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। मेरे दिमाग का भी दरवाज़ा खुला है, तुम अभी आ सकती हो और मेरा काम तमाम कर सकती हो। नीलिमा ने फहमी के लबो लहजे को गिरफ्त में लिया, फिर ख्याल खुआनी की परवाज़ करके उसके दिमाग में पहुंच गई। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा होगा और वो वाकई फहमी के दिमाग में पहुंच सकेगी। वो हैरानी से बोली, ताज्जुब है, तुमने अपनी मौत को अपने अंदर बुलाया है। क्या तुम सभी ने मौत का ठेका ले लिया है? तुम खुद मरती रहती हो और जिस्म तब्दील करती रहती हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे मार डालो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें मजबूर करूंगी कि मरती रहो, जिस्म तब्दील करती रहो और आत्मा शक्ति से महरूम होती रहो। नीलिमा ने अचानक उसके दिमाग में जलजला पैदा किया। उसे ऐसा लगा जैसे फौलाद पर हथौड़ा मारा हो। फिर भी फौलाद का कुछ ना बिगड़ा। उसने दूसरी बार फिर तीसरी बार जलजला पैदा किया, मगर कोई असर न हुआ। जनाब तबरेज़ी ने उसके दिमाग को पारस की तरह अजूबा बना दिया था। फहमी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बोली, मेरी तपस्या में कमी रह गई है। मैं समझ रही थी आत्मा शक्ति की पिछली कमजोरियां दूर कर चुकी हूँ, मगर तुम्हारी दिमागी कुव्वत ने आंखें खोल दी हैं। मैं अपनी कमजोरियों को दूर करूंगी और यहाँ रहकर दिन रात तपस्या करती रहूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकोगी। मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारे मौजूदा जिस्म को गोली मार दूंगी। तुम्हारी आत्मा को फिर एक नए जिस्म में जाना होगा। अपने मौजूदा जिस्म से महरूम होने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे डराने की कोशिश ना करो। मेरे पास पहुंचना आसान नहीं है। मैं ऐसी जगह हूं जहां तुम पहुंच नहीं सकोगी। फहमी ने कहा, तुमसे इतना लगाव पैदा हो गया है कि मैं अब ख्वाबों में तुम्हें देखती हूँ कि एक छोटा सा मंदिर है, धर्मशाला है, एक शानदार महल तामीर हो रहा है। मैं हिंदुस्तान में नहीं हूँ, फिर भी फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए आधे घंटे में वहां पहुंच सकती हूँ। नीलिमा हैरानी से सोचने लगी, ये क्या बला है? ये कैसे जान गई है कि मैं यहाँ एक मामूली देहाती दोशीज़ा की तरह रहती हूँ? वो गुस्से से बोली, तुम आओगी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फहमी ने कहा, मैं यहाँ से चल पड़ी हूँ। आधे घंटे के बाद देख लेना कौन मरता है। वैसे मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, अपाहिज बनाकर छोड़ दूंगी। फहमी ने सांस रोक ली, वो उसके दिमाग से निकल आई। मंदिर से बाहर आकर नंदा रानी के बाप रामू से बोली, मैं एक ज़रूरी काम से कहीं जा रही हूँ, कुछ रोज़ बाद आऊँगी। आप मेरे बारे में कोई फिक्र ना करें। तामीर होने वाले महल के एक गैराज में 3 गाड़ियाँ थीं। वो एक कार में बैठकर उसे ड्राइव करते हुए वहाँ से चली गई। रामू हैरानी से देख रहा था। उसकी बेटी पहले बहुत ही भोली भाली और बुजदिल थी, बैलगाड़ी नहीं चला सकती थी। अब उसके सामने कार ड्राइव करते हुए चली गई थी। वो अपनी पत्नी से बोला, ऐसा लगता है हमारी बेटी के अंदर कोई देवी समा गई है। इसे इतनी शक्ति और इतनी दौलत मिल रही है कि हम झोंपड़ी में रहकर भी कभी सोच नहीं सकते थे। रामू की पत्नी यानी नंदा रानी की माँ दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्र अदा करने लगी। उसी वक्त पोरस के 2 आलाकार फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए नादीदा बनकर एक बड़े से दरख्त के पीछे आए, फिर वहां नमूदार हो गए। एक आलाकार मर्द था और दूसरी औरत। एक के दिमाग में पोरस था और दूसरी के दिमाग में नताशा। वो दोनों वहां से चलते हुए झोंपड़ी के पास आए। एक ने रामू से कहा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आए हैं। रामू ने कहा, हम आपका स्वागत करते हैं। धर्मशाला में खाने पीने और रहने का इंतजाम है। आप दोनों मेरे साथ आए, मैं वहां तक साथ चलता हूँ। नताशा ने आलाकार औरत की जुबान से कहा, हमने नंदा रानी का बहुत नाम और बहुत तारीफें सुनी हैं। हम उस देवी से मिलना चाहते हैं। रामू ने कहा, वो मेरी बेटी है, अभी आधा घंटा पहले कहीं गई है, अब पता नहीं कब आएगी। मर्द आलाकार ने पूछा, आपकी बेटी के पास एक खूबसूरत लड़की शहर से आई होगी? हाँ, पहले एक लड़की आई थी, वो किसी काम से मुंबई गई है। दूसरी यहाँ आई थी नंदा रानी के साथ, मंदिर के अंदर गई थी, फिर हमें नजर नहीं आई। आपने बेटी से पूछा होगा कि वो मंदिर में क्यों रहती है, बाहर क्यों नहीं निकलती? हम अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं करते हैं। उसके अंदर कोई देवी समा गई है। हमारी बेटी अब जो करती है सबकी बेहतरी के लिए करती है। नताशा और पोरस ने पहले ख्याल खोनी के जरिए मालूम करने की कोशिश की कि नतालिया कहाँ है और किस हाल में है। पता चला कि नीलिमा ने उसके दिमाग से रोशना का लहजा मिटा दिया है और उसके दिमाग को लॉक कर दिया है। अब अपने 2 आलाकारों के जरिए उन्हें मालूम हुआ कि शहर से आने वाली एक लड़की मंदिर के अंदर गई थी, फिर बाहर नहीं आई। रामू ने ये बात सादगी से बता दी। वो अपनी बेटी के बारे में फख्र से कहता था कि नंदा रानी सबकी बेहतरी के लिए काम करती है। अगर शहर से आने वाली को वो मंदिर में ले गई है तो इसमें उस शहर वाली की बेहतरी होगी। नताशा ने भी कहा, अभी नीलिमा कहीं गई होगी, हमें उसकी गैर मौजूदगी में नतालिया तक पहुंचना चाहिए।
पोरस ने कहा, यह साफ जाहिर है कि मंदिर में रूपोश रहने या रखने की कोई जगह है। पहले ये मालूम किया जाए कि नीलिमा कहाँ गई है और कब तक वापस आएगी। तुम उससे राब्ता करोगे तो वह समझ लेगी कि तुम नतालिया को हासिल करने के लिए कोई चाल चलने के लिए उसके पास आए हो। ठीक है, इस बार तुम उससे राब्ता करो। वो दूसरी बार आवाज़ और लहजे की प्रैक्टिस करने लगी। पोरस ने कहा, अगर वो पूछे तो कह देना कि तुम्हारा ताल्लुक फरहाद अली तैमूर की फैमिली से है। इस तरह वो हम पर शुबा नहीं करेगी। नताशा ने ख्याल खानी की परवाज़ की और नीलिमा के दिमाग में आकर बोली, मैं बोल रही हूँ, क्या मुझे पहचान सकती हो? वो बोली, फ़हमी, तुम हज़ार लहजे बदल कर बोलो, मैं तुम्हारे फ़रेब में नहीं आऊँगी। तुम ये कभी नहीं मालूम कर सकोगी कि मैं कहाँ रूपोश रहने के लिए जा रही हूँ। मैं जब तक तुम्हें हलाक नहीं करूँगी तब तक किसी को अपने दिमाग में नहीं आने दूँगी। तुम किसी भी रूप में और किसी भी लहजे में मुझ तक नहीं पहुँच सकोगी। ये कहते उसने सांस रोक ली। नताशा अपनी जगह हाजिर होकर पोरस से कुछ कहना चाहती थी, मगर वो ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ था। रामू के दिमाग में रहकर उसके ज़रिए उस गनमैन से बातें कर रहा था, जो मंदिर के बंद दरवाजे पर खड़ा पहरा देता था, ताकि सुबह से पहले कोई मंदिर का दरवाज़ा खोलकर अंदर ना जा सके। फिर वो गनमैन के अंदर पहुंचा और उसके ख्यालात पढ़ने लगा। पता चला कि वो गनमैन खुद को बड़ा भागवान समझता है, क्योंकि कोई ज़रूरी बात हो तो उसे अपने दिमाग में नंदा रानी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे कोई ज़रूरी हुक्म देती है, फिर उसके दिमाग में खामोशी छा जाती है और वो फ़ौरन उसके हुक्म की तामील करता है। पोरस उसके दिमाग से निकल आया। नताशा से बोला, कोई बात हुई? नताशा ने कहा, उसने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं बोल रही हूँ, क्या मुझे पहचान सकती हो? मेरी आवाज़ सुनते वो गुस्से से फट पड़ी और कहने लगी, फ़हमी, तुम हज़ार लहजे बदल कर बोलो, मैं तुम्हारे फ़रेब में नहीं आऊँगी। तुम ये कभी मालूम नहीं कर सकोगी कि मैं कहाँ रूपोश रहने के लिए जा रही हूँ। पोरस ने कहा, ताज्जुब है, उसकी बातों से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो फ़हमी से छुपने के लिए कहीं जा रही है, यानी कि वो फ़हमी से खौफ़ज़दा है। हाँ, मुझे फ़हमी समझकर कह रही थी कि जब तक उसे हलाक नहीं करेगी, तब तक अपने दिमाग में किसी को आने नहीं देगी। इस तरह फ़हमी किसी भी रूप में और किसी भी लहजे में उसके पास नहीं पहुँच सकेगी। इतना कहते ही उसने सांस रोक ली। मैं उसके दिमाग से निकल आई। उसने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। पोरस ने कहा, मैं हैरान हूँ। मेरे सामने ये नई बात आ रही है कि आत्मशक्ति रखने वाली और किसी के काबू में ना आने वाली नीलिमा फरहाद की बहू यानी अली की शरीक हयात फ़हमी से डरती है और ऐसी खौफज़दा है कि फ़हमी से छुपने के लिए वो मंदिर, धर्मशाला, महल और तमाम ज़मीनें छोड़कर कहीं छुपने जा रही है। नताशा ने कहा, फ़हमी के बारे में तुम क्या समझते हो? क्या वो नीलिमा से ज़्यादा खतरनाक है, या नीलिमा की कोई बहुत बड़ी कमज़ोरी फ़हमी के हाथ आ गई है? हम नतालिया को यहाँ से ले जाने के बाद फ़हमी और नीलिमा के मामले को समझेंगे। तुम अभी ख्याल-ख्वानी कर रहे थे, क्या मालूम कर रहे थे? नीलिमा कभी-कभी गनमैन के अंदर आती है और कोई ज़रूरी हुक्म देती है। हमें इस मंदिर के अंदर जाना है और उस गनमैन को काबू में करना है। वो कहीं दूर रूपोश रहने के लिए गई है। इस सिलसिले में गनमैन से यकीनन कुछ कहा होगा। मैं अभी इसके ख़्यालात दोबारा पढ़ता हूँ, तुम भी उसके अंदर चलो। वो दोनों उस गनमैन के अंदर आए। उसके ख़्यालात ने बताया कि अभी चंद सेकंड पहले नंदा रानी ने गनमैन को हुक्म दिया है कि नतालिया को मंदिर के तहखाने से निकालकर शिव शंकर की मूर्ति के सामने बिठा दे। वो उसकी तरह योगा के एक आसन में तपस्या करेगी। एक दुश्मन औरत उसे देखकर यही समझेगी कि वो नंदा रानी है, क्योंकि वो नंदा रानी को चेहरे से नहीं पहचानती है। नीलिमा ने गनमैन को हुक्म दिया था कि वैसा करने के बाद मंदिर के दरवाजे से बाहर जाकर सो जाए। कोई नतालिया को अपने साथ ले जाना चाहे तो उसे ले जाने दे, उसके रास्ते में रुकावट ना बने। जब नतालिया और पोरस उस गनमैन के ख्यालात पढ़ रहे थे, तो वो गनमैन नीलिमा के अहकामात की तामील कर रहा था। मंदिर के तहखाने से नतालिया को शिव शंकर की मूर्ति के सामने ले आया। अब वो पोरस नतालिया के अंदर पहुंच गया था। उससे पहले नीलिमा नतालिया को समझा चुकी थी कि योगा के किस आसन में बैठकर उसे तपस्या करना चाहिए, और अगर तपस्या के दौरान में कोई उसे साथ चलने को कहे तो वो खौफज़दा रहे, मगर उसके साथ चली जाए तो वो उसके अंदर रहकर उसकी हिफाजत करेगी। पोरस ने नताशा को देखकर पूछा, ये मामला कुछ समझ में आया? मेरी समझ में आ रहा है कि फ़हमी नीलिमा पर हमला करने, उसे नुकसान पहुंचाने या उसे मार डालने के लिए इस मंदिर में आने वाली है। फ़हमी उसे चेहरे से नहीं पहचानती, इसलिए नीलिमा मेरी बहन नतालिया को कुर्बानी की बकरी बनाकर पेश करना चाहती है। बिल्कुल यही बात है। इससे पहले कि फ़हमी यहाँ आए, हमें नतालिया को ले जाना चाहिए। पोरस के 2 आलाकार धर्मशाला में थे और वो 2 आलाकार एक कार में सड़क के किनारे थे। उन्होंने इन सबको कार समेत मंदिर के सामने आने का हुक्म दिया। उन सब ने हुक्म की तामील की। नताशा अपनी आलाकार औरत के दिमाग में थी। पोरस एक मर्द आलाकार के अंदर था। वो सब मुसल्ला थे। मंदिर के दरवाजे पर गनमैन सो गया। वो जाग भी रहा होगा तो उसने नीलिमा के हुक्म के मुताबिक आंख नहीं खोली। वह सब दरवाजे खोलकर मंदिर के अंदर आए। नतालिया योगा के एक आसन में तपस्या कर रही थी। नताशा ने अपनी आलाकार की जुबान से कहा, नीलिमा, अब ये तपस्या छोड़ दो, मैं फ़हमी हूँ। मेरे साथ सीधी तरह चलो, वरना मैं टेढ़ी उंगली से घी निकालना जानती हूँ। फिर नताशा ने पोरस से कहा, अली, हमें देर नहीं करना चाहिए, इसे उठाकर ले चलो। नीलिमा नतालिया के अंदर थी और नतालिया के जरिए खुद को खौफजदा जाहिर कर रही थी और कह रही थी, फ़हमी, तुम पछताओगी। अभी मैं तुम्हारे साथ इसलिए चलूंगी कि तुम मेरे मौजूदा जिस्म को नुकसान ना पहुंचाओ। मैं बार बार जिस्म बदलना नहीं चाहती। वह तमाम आलाकार उसे ज़बरदस्ती मंदिर से निकाल कर खींचते हुए पिछली सीट पर ले आए। उसके आसपास बैठ गए, कुछ आगे बैठे, फिर वो कार वहां से चल पड़ी। कुछ दूर आगे सड़क पर जाते ही पोरस ने नतालिया के अंदर पहुंचकर जलजला पैदा किया। वो चीखें मारकर तड़पने लगी।
फिर दूसरी बार जल्जला पैदा किया तो वह बर्दाश्त ना कर सकी और बेहोश हो गई। उसके बेहोश और बेहिस दिमाग में नीलिमा नहीं रह सकती थी। नीलिमा एक सड़क के किनारे कार रोककर अपनी दानिश में फहमी और अली को फ़रेब दे रही थी। ये नहीं जानती थी कि पोरस ने ऐसी सिचुएशन से फ़ायदा उठा लिया है। नीलिमा को इत्मीनान हुआ कि वो नतालिया को नीलिमा समझ कर ले गए हैं, और ये भी अच्छा किया है कि नतालिया को बेहोश कर दिया है। जब तक वो होश में आएगी उस पर यह भेद नहीं खुलेगा कि वो धोखा खाकर नतालिया को उठा कर ले गए। इतनी देर में वो फहमी की पहुंच से बहुत दूर चली जाएगी। टेलीपैथी की दुनिया में सबसे अव्वल और आखिर दिमाग का ही खेल है। जो जहानत में कम होते हैं और इंसानी नफ्सियात को नहीं समझते, वो हजार गैर मामूली सलाहियतें रखने के बावजूद फ़रेब में मुब्तला रहकर शिकस्त खाते रहते हैं।